उस दिन मैं लिंचू से अपने 100वें इजहार के लिए फिर से लड़कियों के हॉस्टल की तरफ जा रहा था। नीचे पहले ही एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। लोग वहां खड़े बातें कर रहे थे और बाहर देखते हुए इंतजार कर रहे थे। एक नए छात्र ने एक सीनियर से पूछा कि क्या हो रहा है। सीनियर ने उसे बताया कि वे मेरा शियाओयांग का इंतजार कर रहे हैं। वो नया छात्र नहीं जानता था कि मैं कौन हूं, इसलिए सीनियर ने समझाया कि मैं वही लड़का हूं जो चाहे कुछ भी हो जाए लिंचू से इजहार करता रहता है। उसने कहा कि आज 100वीं बार है जो इसे एक बड़ी बात बनाता है। उसने उस लड़के को बताया कि कैसे लिंचू स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे हर कोई बर्फ जैसी ठंडी देवी कहता है, और कैसे बहुत से लड़कों ने कोशिश की और हार मान ली, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। चाहे बारिश हो या धूप, मैं हर दिन ठीक 6 बजे वहां पहुंच जाता था। ऊपर लड़कियों के हॉस्टल में लिंचू भी इंतजार कर रही थी। वो बार बार समय देख रही थी। 6:30 उसकी रूममेट ने कहा कि मैं अभी भी नहीं आया हूं, जो अजीब था क्योंकि मैं हमेशा ठीक 6 बजे वहां मौजूद रहता था। लिंचू परेशान दिखने लगी। उसकी रूममेट ने उसे थोड़ा चिढ़ाया और तभी लिंचू ने माना कि वो असल में मुझे कुछ समय से पसंद करने लगी थी। उसने कहा कि मेरी लगन ने उसके दिल को छू लिया है और मैं उसे बाकी लड़कों से अलग लगता हूं। उसने अपनी रूममेट्स को बताया कि उसने फैसला किया है कि अगर मैंने आज 100वीं बार इजहार किया तो वो कह देगी। उसने ये सोचकर घबराते हुए कि क्या पहनना है, कई बार कपड़े बदले। उसकी दोस्तों ने उसे तसल्ली दी और यहां तक कि ये मजाक भी किया कि मुझे क्या पसंद आएगा, इसमें वे उसकी मदद करेंगी। समय बीतता रहा। नीचे भीड़ कम होने लगी। 7 बज गए, फिर 7:30। मैं अभी भी वहां नहीं था। लिंचू बार बार कह रही थी कि मैं जरूर आऊंगा, लेकिन वो अंदर से बेचैन हो रही थी। हर कोई हैरान था क्योंकि मैंने पहले कभी एक भी दिन नहीं छोड़ा था। उस शाम यही हुआ। मैं वहां नहीं पहुंच पाया। असल में मेरी तरफ 1 घंटे पहले जो सच में हुआ वो ये है। मैं अपने रूममेट्स के साथ पूरी रात शराब पीने के बाद सुबह करीब 6 बजे उठा। मेरा सिर अभी भी दर्द कर रहा था। मैं इजहार वाली बात पूरी तरह भूल चुका था। इसके बजाय मैंने अपना फोन चेक किया और बैंकिंग ऐप खोला। बैलेंस 1,16,698 युआन दिखा रहा था। मुझे बहुत संतुष्टि महसूस हुई। धन के देवता वाले सिस्टम ने मुझे 3 महीने पहले यह काम दिया था। लिंचू से 99 बार इजहार करो और मुझे 1 मिलियन युआन मिलेंगे। मैंने मिशन पूरा करने के लिए, चाहे बारिश हो या धूप, हर दिन ऐसा किया। मैंने कभी भी उसके साथ किसी असली रिश्ते की उम्मीद नहीं की थी। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी और मैं बस एक आम लड़का था। मेरे लिए पैसा ही मायने रखता था। मैंने सीधे अपने माता पिता के अकाउंट में 800,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। मेरे पिता बहुत बीमार थे। मधुमेह, किडनी की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर, हर तरह की बीमारियां। परिवार ने उनकी दवा पर सब कुछ खर्च कर दिया था और अब सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत थी। मैंने अपनी मां को पैसों के बारे में मैसेज किया, फिर उठकर अपना मुंह धोने चला गया। मेरे रूममेट्स कैफेटेरिया से खाना लेकर वापस आए। वे उत्साहित थे और एक 3 मंजिला केक लेकर आए थे जिस पर 100वां इजहार लिखा था। उन्होंने मुझे जल्दी खाने के लिए कहा ताकि हम सब एक साथ जा सके। उन्होंने कहा कि आज का दिन खास है और वे मेरा साथ देना चाहते हैं। मैंने खाना लिया, उन्हें धन्यवाद कहा और खाना शुरू कर दिया। जब वे मुझे इजहार करने जाने के लिए जोर देने लगे तो मैंने सिर हिलाया और कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं। वे चौंक गए। उन्होंने पूछा कि क्या उन्होंने सही सुना। मैंने उन्हें फिर से बताया, मैं इजहार नहीं कर रहा हूं। वे खुश हो गए और बोले कि यह अच्छा है कि आखिरकार मुझे अक्ल आ गई। उन्होंने कहा कि और भी बहुत सी लड़कियां हैं और मुझे अपना समय एक ऐसी लड़की पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मुझे पसंद नहीं करती। वे उस रात फिर से जश्न मनाना और शराब पीना चाहते थे। मैं बस खाता रहा और उनसे गेम में लॉगिन करने को कहा। उस रात जो भी सबसे खराब खेलेगा वो बिल भरेगा। हमने खेलना शुरू किया और बाकी सब कुछ भूल गए। नीचे लड़कियों के हॉस्टल में बहुत से लोग अभी भी मेरा इंतजार कर रहे थे। कुछ ने तो इस बात पर शर्त भी लगा ली थी कि क्या मेरा 100वां इजहार सफल होगा, लेकिन मैं कभी नहीं आया। भीड़ ने 7 बजे तक, फिर 7:30 तक इंतजार किया। हर कोई हैरान था क्योंकि मैंने पहले कभी एक भी दिन मिस नहीं किया था। मैं लिंचू से 99 बार इजहार कर चुका था। हर कोई इसके बारे में जानता था। 100वीं बार के लिए मुझे लड़कियों के हॉस्टल के नीचे आना था और इसे फिर से करना था, लेकिन मैं नहीं गया। मैं और मेरे रूममेट्स गेम के बीच में थे। हम एक टीम फाइट के बिल्कुल बीच में थे जब मेरा फोन बजने लगा। मैंने नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद ये फिर बजा, फिर भी नहीं उठाया। तबली मेरे रूममेट ने अपना फोन उठाया। पता चला कि लिंचू के हॉस्टल की कुछ लड़कियां कॉल कर रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं वहां हूं। ली ने उनसे कहा, हाँ, मैं यहीं हॉस्टल में उनके साथ गेम खेल रहा हूं। उन्होंने पूछा कि क्या घर पर कुछ हुआ है, जैसे मेरे पिता के बीमार होने की बात। ली ने कहा, नहीं, हम बस गेम खेल रहे हैं।
तभी लिंचू ने खुद फोन छीना और सीधे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। जब उसने सुना कि हम गेम खेल रहे हैं तो वो शांत हो गई। मैं वहां नहीं था, लेकिन बाद में लड़कों ने मुझे जो बताया उससे पता चला कि पूरे हॉस्टल के कमरे में हंगामा मच गया था। लिंचू पूरे समय मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं नहीं आया तो वो बहुत परेशान हो गई। वो अचानक खड़ी हो गई, जिससे उसकी रूममेट्स चौंक गई, क्योंकि वो आमतौर पर बहुत शांत और सलीकेदार रहती थी, जैसे उसे कभी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। जब उन्हें पता चला कि मैं बस गेम खेल रहा हूं तो उसकी दोस्तों को उसकी तरफ से बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, खासकर ये कहने के बाद कि मैं आऊंगा, और उसने इस बार हाँ कहने की तैयारी भी कर ली थी। जब वे बात कर रही थी, लिंचू अचानक हॉस्टल से बाहर भाग खड़ी हुई। जब तक वह लड़कों के हॉस्टल पहुंची, लोगों की एक पूरी भीड़ उसके पीछे आ चुकी थी। वे सब हैरान थे। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का कैंपस में दौड़कर लड़कों के हॉस्टल जाना एक ऐसी बात थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उनमें से बहुतों ने वीडियो बनाना और आगे क्या होगा इस पर शर्त लगाना शुरू कर दिया। वो गेट पर खड़ी थी, तेज सांसें ले रही थी और उसका चेहरा लाल था। वो शर्मिंदा लेकिन दृढ़ भी दिख रही थी। हम चिल्ला रहे थे और मैच पर हमारा पूरा ध्यान था। जब हम आखिरकार जीत गए तो हर कोई उत्साहित था। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और कुछ देर उनके साथ मजाक किया। तभी एक लड़के ने बताया कि कुछ देर पहले किसी लड़की का फोन आया था जो मेरे बारे में पूछ रही थी। मैंने अपना फोन चेक किया और अनजान नंबरों से कई मिस्ड कॉल देखी, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ली ने कहा कि आवाज जानी पहचानी लग रही थी, जैसे शायद वो लिंचू हो सकती है। पूरा कमरा एक पल के लिए शांत हो गया। मैंने उनसे कहा कि उसने शायद गलत सुना होगा, ये मुमकिन ही नहीं कि वो लिंचू हो। ठीक उसी वक्त एक छात्र कमरे में घुसा और बोला कि लिंचू लड़कों के हॉस्टल के नीचे खड़ी मुझे ढूंढ रही है। हर कोई सुन्न रह गया। मेरे रूममेट्स घबरा गए और मुझे जल्दी से तैयार होने के लिए कहने लगे। उन्होंने मुझ पर परफ्यूम छिड़कने और मेरे बाल संवारने की कोशिश भी की। मैंने उन्हें रोका और कहा कि मैं ऐसे ही नीचे जाऊंगा। सच तो यह था कि मैं थोड़ा घबरा गया था। मैंने उससे 99 बार सिर्फ सिस्टम के टास्क की वजह से इजहार किया था। मुझे अपने पिता की सर्जरी के पैसे चुकाने के लिए इनाम की जरूरत थी। मेरे मन में सच में उसके लिए कोई भावनाएं नहीं थी। वो सुंदर थी, ये सच है, लेकिन बस बात इतनी ही थी। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इससे कुछ असली रिश्ता बनेगा। मैं गांव का रहने वाला हूं, इतना अच्छा नहीं दिखता, और वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है। इस बात का कोई तुक नहीं बनता था। लेकिन अब वह यहां थी। मैं नीचे गया। एक बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। लिंचू वहां खड़ी इंतजार कर रही थी। जब उसने मुझे देखा तो वो शर्मा गई और धीरे से बोली कि आखिरकार मैं नीचे आ ही गया। तभी सिस्टम ने मेरे दिमाग में एक नया टास्क दिया। इसमें कहा गया, लिंचू इजहार करना चाहती है। विकल्प 1, स्वीकार करो, 1 मिलियन युआन पाओ। विकल्प 2, मना कर दो, हुआनचेन गोली पाओ जो सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है। मैंने वहीं खड़े खड़े इसके बारे में सोचा। पैसा और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की का गर्लफ्रेंड बनना अच्छा लग रहा था, लेकिन वह गोली असल में मेरे पिता को पूरी तरह ठीक कर सकती थी। सिर्फ पैसे से उनकी बीमारी का इलाज नहीं कर सकती थी। इसी बात ने मेरे लिए फैसला कर दिया। मैं वहां खड़ा उसे देखता रहा जबकि वह इंतजार कर रही थी। वो बहुत शालीन और थोड़ी नर्वस लग रही थी। हमारे आसपास की भीड़ पागल हो रही थी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि आगे क्या करना है। मुझे यह सोचना था कि मैं बिना ज्यादा कठोर हुए उसे कैसे मना करूं। आखिरकार मुझे जो भी इनाम अब तक मिल रहे थे वे उसी की वजह से थे। एक तरह से वह मेरे पिता को बचाने में मदद कर रही थी। वो सच में बहुत शर्मा रही थी। बहुत से लोग हमें देख रहे थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने एक लंबी सांस ली और उससे पूछा कि वह क्यों आई है। सच तो यह था कि पहले मेरे मन में उसके लिए कोई सच्ची भावनाएं नहीं थी, लेकिन उस दिन वह अपनी गुलाबी ड्रेस में खास तौर पर बहुत सुंदर लग रही थी, और एक पल के लिए मैं सच में थोड़ा ललचा गया था। वो भी मुझे देख रही थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने उसके कान में कुछ फुसफुसाया, फिर आगे बढ़कर मुझसे पूछा कि मैं आज इजहार करने क्यों नहीं आया। इस बात ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं लगभग फिसल ही गया था। अगर मैंने उस वक्त हाँ कह दिया होता तो मुझे सिस्टम से वो गोली नहीं मिलती। इससे पहले कि मैं जवाब देता, लिंचू के चेहरे के भाव वापस सामान्य हो गए। उसने सीधे मुझसे पूछा कि क्या मैंने हार मान ली है। मुझे राहत महसूस हुई। ये असली लिंचू थी, बर्फ जैसी ठंडी सुंदरता। मैंने उससे कहा, मैंने हार मान ली है। सब कुछ शांत हो गया। लोग उलझन में दिख रहे थे। उसकी दोस्त कहने लगी कि अगर मैं बस एक बार और इजहार कर दूं तो लिंचू पक्का मान जाएगी। लिंचू ने अपनी दोस्त को पीछे खींचा और मुझसे पूछा कि अगर मुझे हार ही माननी थी तो मैंने पहले उससे इतनी बार इजहार क्यों किया। वह जानना चाहती थी कि क्या उन सभी बातों का कोई मतलब नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि हर इजहार मेरे लिए मायने रखता था। जब मैंने पहली बार उसे देखा था
तभी से मैं उसे पसंद करता था। वो मेरा पहला प्यार थी, इसलिए मुझे लगातार इजहार करने और हर दिन अलग अलग तोहफे भेजने के अलावा और कोई रास्ता नहीं सूझा। जब उसने मुझे हर बार ठुकरा दिया, तब भी मैं डटा रहा क्योंकि मैं उसके दिल को छूना चाहता था। लेकिन कल उसने फिर भी मेरे खूल स्वीकार नहीं किए, इसलिए आज मैंने हार मानने का फैसला किया। वे 99 इजहार वो हिसाब थे जो मैंने अपने पहले प्यार को दिए। आज 100वीं बार इजहार न करना वो हिसाब है जो मैं खुद को दे रहा हूं। फिर मैंने अपने पहले प्यार को अलविदा कहा। मैं मुड़ा, अपने रूममेट्स को पकड़ा और उनसे कहा कि हम जा रहे हैं। जब हम जा रहे थे, लिंचू ने पीछे से मेरा नाम पुकारा। उसने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। मेरे रूममेट ली ने उसे बताया कि हम शराब पीने जा रहे हैं। उसने धीरे से कहा कि मुझे कम शराब पीनी चाहिए, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बस सिर हिला दिया। हमारे आसपास के लोग उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। उनमें से कुछ अपनी शर्तों और इस बात पर बहस करने लगे कि क्या उन्हें अपना पैसा वापस मिलना चाहिए। हमारे जाने के बाद मैं अपने रूममेट्स के साथ बारबेक्यू खाने और कुछ देर शराब पीने गया। लिंचू वापस अपने हॉस्टल चली गई। बाद में मैंने सुना कि उसकी तरफ क्या हुआ था। वो उदास होकर अपने कमरे में वापस आई। उसने स्कूल का फोरम खोला, जबकि वो वहां पहले कभी नहीं जाती थी। वहां एक बड़ा सा पिन किया हुआ पोस्ट था जिसमें मेरे सभी 99 इजहारों का रिकॉर्ड था। मैंने हर दिन क्या तोहफा दिया, मैंने क्या कहा, सब कुछ। वहां वीडियो भी थे। वो पहले दिन की मिल्क टी से लेकर सारे वीडियो देखने लगी। 36वें दिन का वीडियो जब बारिश हो रही थी और मैं पूरी तरह भीग गया था। उसने एक एक करके सारे वीडियो देखे। एक वक्त ऐसा आया कि उसकी आंखें लाल हो गई और वो रोने लगी। उसने बाद में अपनी दोस्तों को बताया कि उसे लोगों को ठुकराने की आदत हो गई थी, लेकिन मैं अकेला ऐसा था जो इतने लंबे समय तक डटा रहा। उसने कहा कि कई बार ऐसा हुआ जब वो लगभग हाँ कहना चाहती थी, और हाल ही में उसने हर दिन शाम 6 बजे का इंतजार करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपनी खिड़की से मेरा इजहार सुन सके। ये उसकी आदत बन चुकी थी। वो कमेंट्स पढ़ती रही। बहुत से लोग कह रहे थे कि मेरे आखिरी शब्द सच में दिल को छू लेने वाले थे। कुछ लड़कियों ने कहा कि उन्हें मैं बहुत हैंडसम लगा। कुछ और लोग इस बात पर बहस कर रहे थे कि जब मैं मंजिल के इतना करीब था तो मैंने हार क्यों मान ली। एक कमेंट में लिखा था कि मेरा अपना आत्मसम्मान है और प्यार में गिड़गिड़ाया नहीं जा सकता। ये बात उसे चुभ गई। उसकी पक्की सहेलियां आई और देखा कि वह परेशान थी। उन्होंने उससे कहा कि वो मुझे कुछ दिनों के लिए नजरअंदाज करे और मैं शायद और भी जोर शोर से इजहार करने वापस आऊंगा। लेकिन वो उन पर गुस्सा हो गई और कहा कि मैं वैसा इंसान नहीं हूं। फिर वह उठी और अपनी दोस्त की अलमारी के पास गई। उन्हें लगा कि वह उदास होने के कारण हॉट पॉट बनाना चाहती थी, लेकिन उसने ना कहा। वो हैंगओवर उतारने वाला सूप बनाने जा रही थी। उसने हमारे शराब पीकर लौटने का इंतजार करने, मुझे सूप देने और इजहार करने की योजना बनाई। उसकी दोस्त हैरान रह गई। उन्होंने पूछा कि जब वो उदास थी और मैं कबाब खाने और शराब पीने चला गया था, तो वो ऐसा क्यों करेगी। उसने उन्हें बताया कि मैं कुछ देर पहले ठीक नहीं लग रहा था। उसने ध्यान दिया था कि मैंने कल वाले ही कपड़े पहने थे, बाल नहीं धोए थे और मुझमें से शराब की महक आ रही थी। उसने फोरम पर एक रात पहले का एक वीडियो देखा था जिसमें मैं बहुत ज्यादा नशे में था, रो रहा था और हॉस्टल मैनेजर से मुझे डांट मिली थी। उसे लगा कि मैं उसकी वजह से शराब पीने गया था। तब उसकी दोस्तों को बात समझ में आई और उन्होंने कहा कि वे मदद करेंगी। उन्होंने पूछा कि क्या उसे हैंगओवर सूप बनाना आता है। उसने कहा कि वो ऑनलाइन देख लेगी। उस शाम मैं अपने हॉस्टल के 3 भाइयों के साथ बारबेक्यू स्टॉल पर था। मैंने ज्यादा पीने की योजना नहीं बनाई थी। कल मैं अपने पिता की बीमारी की वजह से काफी नशे में हो गया था, लेकिन आज वो बोझ मेरे ऊपर नहीं था। मेरे पास वो वन चेन गोली थी जो कुछ भी ठीक कर सकती थी, इसलिए मैं शांत महसूस कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं कल छुट्टी लूंगा, अपने घर वापस जाऊंगा और अपने पिता की सेहत को ठीक करूंगा। लड़के खुशी खुशी शराब पी रहे थे और बातें कर रहे थे। वे बार बार कह रहे थे कि ये कितना पागलपन था कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरे पीछे भाग रही थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने पूछा कि जब उसने इतने साफ तौर पर इशारा कर दिया था, तो मैं फिर से उससे इजहार करने क्यों नहीं जा रहा था। और लिंचू को अपना बनाने के लिए मुझे बस एक आखिरी कदम उठाने की जरूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि खुद को जवाब देने वाली और बेमतलब की बातें सब अव्यावहारिक थी। उन्होंने कहा कि मुझे व्यावहारिक होना चाहिए क्योंकि वो लिंचू है, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के बहुत से लड़कों के सपनों की रानी। मैं बस मुस्कुरा दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। मेरे पिता की हालत की तुलना में वो सब कुछ भी जरूरी नहीं लगा। तभी मुझे अचानक एक बात का एहसास हुआ। सिस्टम ने अभी भी मुझे यह नहीं बताया था कि मिशन पूरा हो गया है। मैंने अपने दिमाग में इसे चेक किया और देखा कि यह सच में पूरा नहीं हुआ था। तभी मुझे समझ आया, उसने असल में आज मुझसे इजहार नहीं किया था।
वो केवल ये पूछने आई थी कि मैंने उससे इजहार क्यों नहीं किया। हार मानने के बारे में मेरा पूरा लंबा भाषण बेकार था, क्योंकि उसने कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है। मैं उलझन में पड़ गया। मेरी सारी मेहनत का कोई मतलब नहीं निकला। अब मैं सोच रहा था कि क्या वो बाद में इजहार करेगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेरे पिता की बीमारी का क्या होगा। मैं सीधे तौर पर उसे इजहार करने का इशारा नहीं कर सकता था और फिर उसे बुरी तरह से ठुकरा नहीं सकता था। वह बहुत क्रूर होगा। मैंने कुछ और कबाब खाने और वापस हॉस्टल जाने का फैसला किया। मैं बाद में इसके बारे में सोच लूंगा। जब हम हॉस्टल के पास पहुंचे तो वहां लड़कों की भारी भीड़ इंतजार कर रही थी। उनमें से बहुत से लोग ऊपरी मंजिलों की खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। मेरा रूममेट ली, जो काफी नशे में था, अचानक होश में आ गया। हम दोनों को लगा कि शायद लिंचू के दीवाने वहां हंगामा करने आए थे, क्योंकि वो खुद हॉस्टल आई थी। ली ने मुझसे भागने को कहा और बोला कि वह मेरे लिए उन्हें रोक कर रखेगा। तो मैं मुड़ा और सीधे भाग गया। ली भीड़ की तरफ गया और उनसे कहा कि अगर वे मुझे पकड़ना चाहते हैं तो उन्हें पहले उससे होकर गुजरना होगा। लिंचू वहां एक थर्मस लिए इंतजार कर रही थी। उसने मेरे लिए सूप बनाया था और नर्वस दिख रही थी। जब उसने मुझे भागते देखा तो वो उलझन में पड़ गई और उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसकी दोस्त भी हैरान थी। उन्होंने ली से पूछा कि मैं कहाँ गया और उसने दोहराया कि उन्हें पहले उसका सामना करना होगा। उसके बाद वहां मौजूद हर कोई ली को अजीब नजरों से देखने लगा। उस रात बाद में लड़कियों के हॉस्टल में वापस लिंचू ने अपनी दोस्तों से पूछा, मुझे बताओ, शियाओयान भाग क्यों गया? क्या वो मुझसे नफरत करता है? उसकी दोस्तों ने उसे बताया कि ली पहले ही सब कुछ समझा चुका है, लेकिन लिंचू अभी भी परेशान दिख रही थी। उसने अपने होंठ चबाए और अपने बनाए हुए हैंगओवर सूप के थर्मस को घूरने लगी। उसे गुस्सा आ गया और उसने कहा कि वह इसे खुद ही पी लेगी। उसकी कुछ दोस्तों ने इसे चखने की कोशिश की, लेकिन एक घूंट के बाद ही उन्होंने शिकायत की कि उसने इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया है। उसने कहा कि उसने रेसिपी का पालन किया था और सिर्फ 2 चम्मच डाले थे, लेकिन पता चला कि उसने सूप का बड़ा चम्मच इस्तेमाल किया था। बाहर की भीड़ के आखिरकार चले जाने के बाद मैं वापस हॉस्टल चला गया। जब मुझे पता चला कि वे लोग वहां सिर्फ इसलिए तमाशा देखने आए थे क्योंकि लिंचू वहां आई थी, तो मुझे ली पर बहुत गुस्सा आया। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं भागता। ली ने समझाने की कोशिश की कि वह सिर्फ मेरे लिए चिंतित था क्योंकि लिंचू के बहुत सारे चाहने वाले हैं। मैंने उससे कहा कि वो मुझसे दूर रहे वरना मैं गलती से उसकी जान ले लूंगा। फिर ली ने पूछा कि क्या मैं अभी भी लिंचू के साथ रहना चाहता हूं। मैंने सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया। सच तो यह है कि मैं चिंतित था। यह साफ था कि वह उस रात इजहार करने आई थी, लेकिन मैं भाग जाने के कारण पूरी तरह से चूक गया। अब मुझे नहीं पता था कि वो फिर से कोशिश करेगी या नहीं। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मेरे पिता की हालत एक बड़ी परेशानी बन जाएगी। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। अगली सुबह किसी ने बहुत जल्दी दरवाजा खटखटाया। मैंने इसे खोला और मेरे दोस्त ओल्ड यांग ने मुझे बताया कि लिंचू फिर से नीचे है। यह सुनकर मेरे सभी रूममेट्स उछल पड़े। उन्होंने कहा कि वो शायद नाश्ता लाई है। मुझे राहत महसूस हुई। इसका मतलब था कि मिशन आखिरकार पूरा हो सकता था और मेरे पिता ठीक हो जाएंगे। मैंने जल्दी से मुंह धोया। मेरे रूममेट्स भी जल्दी से तैयार हो गए। ली ने मुझसे कहा कि जब हम साथ हो जाए तो मैं उसे लिंचू की किसी दोस्त से मिलवा दूं। मैंने उनसे कहा कि मेरी उसके साथ रिश्ता जोड़ने की कोई योजना नहीं है। वे हैरान रह गए। मैंने कहा कि अगर वह इजहार करने आई तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। ली और बाकी लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया और इस पर पैसे की शर्त लगाने लगे। नीचे लिंचू एक सफेद ड्रेस में खड़ी थी, जिसके एक हाथ में स्टीम्ड बंस और तली हुई ब्रेड स्टिक्स का थैला और दूसरे हाथ में सोया मिल्क था। वो लगातार हॉस्टल के दरवाजे की तरफ देख रही थी। बहुत सारे लड़के देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे कि ये कितना अविश्वसनीय है कि स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की इस तरह मेरा इंतजार कर रही है। मैंने एक गहरी सांस ली और नीचे गया। मैं सीढ़ियों से नीचे आया और सबकी नजरें मुझ पर थी। लिंचू ने मुझे देखा और तुरंत आगे बढ़ी। हॉस्टल मैनेजर आंटी को उस पर चिल्लाना पड़ा, वरना वो शायद सीधे लड़कों की बिल्डिंग में भाग जाती। उसने एक थैला आगे बढ़ाया और कहा कि वह मेरे लिए नाश्ता लाई है। उसे नहीं पता था कि मुझे स्टीम्ड बंस पसंद है या तली हुई ब्रेड स्टिक्स, इसलिए वह दोनों ले आई। हमारे आसपास के कई लड़के कराहने और शिकायत करने लगे। कुछ लोग इसे रिकॉर्ड करने के लिए अपने फोन निकाल रहे थे। मैंने एक पल के लिए सोचा और नाश्ता ले लिया। मैंने उसे धन्यवाद कहा। उसने कहा कि मैंने उसे पहले बहुत सी चीजें दी थी और यह पहली बार था जब वो मुझे कुछ दे रही थी। फिर उसने पूछा कि क्या मैं उससे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने उससे सीधे पूछा कि क्या उसे मुझे कुछ बताना है। वो बहुत नर्वस हो गई, नीचे देखने लगी और अपनी स्कर्ट के किनारे से खेलती रही। थोड़ी देर बाद उसने आखिरकार ऊपर देखा और कहा कि वो मुझे पसंद करती है और पूछा कि क्या हम एक साथ रह सकते हैं। हमारे आसपास हर कोई बिल्कुल शांत हो गया। फिर
बहुत सारे लड़के गालियां देने लगे और कहने लगे कि उनका दिल टूट गया है। मैं जानता था कि यही वह पल था। मेरे पिता की हालत दांव पर थी, इसलिए मुझे उसके इजहार की जरूरत थी। लेकिन अब जब ऐसा हो गया था तो मुझे ये सोचना था कि बहुत कठोर हुए बिना उसे कैसे मना करूं। मैंने गहरी सांस ली और उससे कहा, मुझे माफ करना, तुम सच में एक बहुत अच्छी लड़की हो। पूरा इलाका एक पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर हर कोई बार बार हे भगवान कहने लगा। लिंचू बस सुन्न होकर वहां खड़ी रह गई। वो कुछ कदम पीछे हटी, मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। उसने कुछ और कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें बहुत जल्दी लाल हो गई और वह रोने लगी। उसने मुझसे पूछा कि क्यों। उसने कहा कि उसने अपना आत्मसम्मान ताक पर रखकर इजहार किया था और मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं। मैंने उससे फिर कहा कि मुझे खेद है और नाश्ते के लिए उसे धन्यवाद दिया। सच में ऐसा कुछ और नहीं था जो मैं कह सकता था जिससे स्थिति बेहतर हो। उसने अपनी बाह से अपना चेहरा ढका, मुड़ी और लड़कियों के हॉस्टल की तरफ वापस भाग गई। मेरे आसपास के सभी लड़के हैरान थे। वे लगातार ऐसी बातें कह रहे थे कि मैं स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को कैसे ठुकरा सकता हूं, कि मैं पक्का पागल हूं या ऐसा ही कुछ। क्लास की घंटी बज चुकी थी, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। उनमें से बहुत से लोग अभी भी अपने फोन पकड़े वहां खड़े थे, इसके बारे में पोस्ट कर रहे थे। मुझे सिस्टम नोटिफिकेशन मिला, मिशन पूरा हुआ, मुझे हुआनचेन गोली मिल गई। बस इतनी सी बात थी, इजहार हो गया। मैंने उसे ठुकरा दिया और अब स्कूल में हर कोई इसे दिल टूटने वाला दिन कह रहा था। बाहर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मैं हॉस्टल वापस आ गया। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया और दरवाजा बंद कर लिया। जब मैं अंदर था, ली को लिंचू की दोस्त ले शियाउन का फोन आया। वो गुस्से में थी और उसने ली से पूछा कि मैं क्या सोच रहा हूं। उसने कहा कि मैंने लिंचू को रुला दिया। ली ने फोन स्पीकर पर रख दिया, इसलिए मैंने सब कुछ सुना। उसने उसे बताया कि मैं लिंचू से पहले 99 बार इजहार कर चुका था। उसने कहा कि अगर वह एक बार ठुकराए जाने पर इतनी परेशान है तो उसे यह सोचना चाहिए कि इतनी बार ठुकराए जाने के बाद मुझे कैसा लगा होगा। उसने उनसे कहा कि प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होती और मेरे आत्मसम्मान के भी कोई मायने हैं। कॉल के दूसरी तरफ लड़कियों की तरफ से सन्नाटा छा गया। फिर लिंचू ने फिर से बात करना शुरू किया। उसने तय किया कि मैं जरूर उसका इम्तिहान ले रहा हूंगा। उसने कहा कि अब उसे समझ में आ गया है कि सच्चे प्यार का मतलब है कि दोनों तरफ से कई बार इजहार होना चाहिए। उसने मन बना लिया कि वह भी मेरी तरह ही 99 बार मुझसे इजहार करेगी और उसके बाद ही हम एक हो पाएंगे। वो इस बात को लेकर ऐसे उत्साहित लग रही थी जैसे ये कोई रोमांटिक कहानी हो। उसकी सहेलियां हैरान थी। उन्होंने पूछा कि क्या वो सच कह रही है। उसने हाँ कहा, क्योंकि जो इंसान सच में उसे सही वजहों से पसंद करता होगा वही उसे इस तरह ठुकरा सकता है। कॉल खत्म होने के बाद मैं बाथरूम से बाहर आया। ली ने मुझे हैरानी से देखा और पूछा कि क्या मैं अंदर रो रहा था। मैंने उससे कहा नहीं। मैं क्यों रोऊंगा? मैंने उसे ठुकराया है, उसने मुझे नहीं। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। मैंने अपना कुछ सामान पैक करना शुरू किया क्योंकि मैंने अभी अपनी मां को फोन किया था और पता चला कि मेरे पिता की हालत बिगड़ रही थी। मुझे तुरंत घर जाना था। मैंने छुट्टी का फॉर्म भरा और ली को दे दिया ताकि वह सलाहकार को दे दे। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, अपना टिकट खरीदा और चूंकि ट्रेन छूटने में अभी 1 घंटे से ज्यादा का समय था, मैं बस थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। रेलवे स्टेशन हमेशा हर तरह के लोगों से भरे रहते हैं। थोड़ी ही दूर पर मैंने एक लड़की को जमीन पर उकड़ू बैठे देखा। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था और उसके लंबे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। वो बार बार इधर उधर देख रही थी, आहें भर रही थी और फिर अपने घुटनों को ऐसे गले लगा रही थी जैसे वो कुछ तय करने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसने चाक का एक टुकड़ा निकाला और जमीन पर कुछ लिखने लगी। मुझे लगा कि शायद उसका बटुआ खो गया है और वह सफर के लिए पैसों की मदद मांग रही है। ऐसी बातें अक्सर होती रहती है। मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग, नया मिशन, पारखी नजर, विकल्प 1, राहगीर की मदद करो, इनाम में शानदार फेटन कार। विकल्प 2, सच सामने लाओ और लोगों को ठगने से बचाओ, इनाम में 1 मिलियन नकद। विकल्प 3, अपने काम से काम रखो, इनाम में सभी काबिलियतों में 1 की बढ़ोतरी। मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि इस तरह का मिशन भी मिल सकता है। मैंने विकल्पों को देखा। पहले मैं शायद इसे बस नजरअंदाज कर देता, लेकिन अभी मेरे पैसों की हालत बुरी नहीं थी और मदद करना मुश्किल नहीं होगा। विकल्प 2 का कोई मतलब नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वह असली है या झूठी। इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने कुछ 100 युआन के नोट निकाले, उसके पास गया और कहा, लिंची, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या इत्तेफाक है? तुम ठीक हो? मैंने भीड़ की नजरों से बचाने के लिए उसे अपने शरीर से ढक लिया।
मुझे लगा कि अगर वह सच में मुसीबत में थी तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो। वह चौंकी हुई लग रही थी। उसे साफ तौर पर समझ नहीं आ रहा था कि मैंने उसे उस नाम से क्यों बुलाया, लेकिन उसने पैसे देखे और चुप रही। मैंने देखने वाले लोगों की तरफ मुड़कर उनसे आगे बढ़ने को कहा और बोला कि बुरे दिन सब पर आते हैं। फिर मैंने अपने पैर से वो मिटा दिया जो उसने जमीन पर लिखा था और उससे फिर पूछा कि क्या वो ठीक है। सिस्टम ने तुरंत डिंग किया। मिशन पूरा हुआ। इनाम, शानदार फेटन कार 20 मिनट में आ रही है। उसने कहा कि वह ठीक है। उसकी आवाज अच्छी लग रही थी। उसने अभी भी अपना चेहरा अपने बालों के पीछे छिपाए रखा था। फिर उसने वॉशरूम की तरफ इशारा किया और मुझसे वहां उसका इंतजार करने को कहा। मैंने कहा, ठीक है। मैंने कुछ मिनट इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आई। मैंने मन ही मन सोचा, लगता है मैं सच में किसी धोखेबाज के चंगुल में फंस गया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मिलने वाली कार के सामने कुछ 100 युआन कुछ भी नहीं थे। तभी मैंने अपने पीछे एक हल्की सी आवाज सुनी, तुम किसे धोखेबाज कह रहे हो? मैं मुड़ा। ये वही लड़की थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल लिए थे और एक बैग ले रखा था। उसने अपने बाल खुले रखे थे और मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे बताया कि उसका असली नाम जांग यान है। वह जांगडू मेडिकल कॉलेज में दूसरे साल की छात्रा थी। जब वो वेटिंग हॉल में सो रही थी तो उसका सामान सच में चोरी हो गया था। उसमें सब कुछ था, फोन, बटुआ, आईडी। वो गई और उसने कपड़े बदल लिए क्योंकि उसे इतने सारे लोगों के बीच शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने उससे थोड़ी देर बात की। मैंने मजाक किया कि ऐसी जगह पर सो जाना वाकई कमाल की बात है, और वह चोर बेवकूफ था जिसने उसके बजाय उसका सामान चुराया, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। वो हंस पड़ी और उसका मूड बेहतर हो गया। मैंने पूछा कि वह पुलिस के पास क्यों नहीं गई या टैक्सी के लिए किसी दोस्त की मदद क्यों नहीं ली। उसने कहा कि इसमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती। मैंने उससे कहा कि वह अपने ही भले के लिए कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही थी। फिर मैंने ध्यान दिलाया कि भले ही अब उसके पास पैसे हैं, बिना आईडी के वह टिकट नहीं खरीद सकती। वो एक पल के लिए खोई हुई सी दिखी। ठीक तभी मेरा फोन बजा। ये कार डिलीवरी वाले थे। उन्होंने कहा कि फैटन आ गई है और पूछा कि मैं कहाँ हूं। मैंने उन्हें स्टेशन के बाहर मेरा इंतजार करने को कहा। जांग यान हिचकिचाई, फिर मेरे पीछे पीछे आई। मैंने ध्यान दिया और पूछा कि वह मेरे पीछे क्यों आ रही है। वो बस मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। हम पार्किंग लॉट में गए। वहां एक ट्रक खड़ा था। उन लोगों ने एक काली फैटन कार उतारी। मैंने कागजों पर दस्तखत किए और काम हो गया। जांग यान मुस्कुराई और बोली, बहुत बढ़िया सीनियर शिया, इतनी कम उम्र में, और आपके पास पहले से ही एक कार है। मैं बस मुस्कुराया और कहा, ये एक फॉक्सवैगन है, शायद 70 या 80 हजार की। मैंने ज्यादा कुछ नहीं समझाया। सच तो यह था कि ये एक शानदार फैटन थी जो बहुत ज्यादा महंगी थी, लेकिन मुझे इसका सादगी भरा लुक पसंद आया। ये इनाम मेरे लिए बिल्कुल सही था। मैंने जांग यान से पूछा कि क्या वह चाहती है कि मैं उसे पहले उसके स्कूल छोड़ दूं, क्योंकि जांगडू मेडिकल कॉलेज मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बगल में है। उसने कहा कि वह पहले ही अपने घर के रास्ते पर थी, इसलिए वापस स्कूल जाने का कोई मतलब नहीं था। फिर उसने कार की तरफ देखा और सुझाव दिया कि मैं उसे सीधे उसके घर तक छोड़ दूं। उसने ये भी मजाक किया कि एक आलीशान कार में सवारी करना कितना आरामदायक होगा, और अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर खींचते हुए मुझे आंख मारी। मैंने अपनी आंखें घुमाई और उसे ना कह दिया। मुझे अपने पिता को दवा देने के लिए जल्दी घर पहुंचना था। हर एक मिनट कीमती था। जब मैंने ये कहा तो उसने मुंह बना लिया। वो बार बार पूछती रही कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मैंने उसे बताया कि मैं जेएम सिटी अपने घर जा रहा हूं। वो उत्साहित हो गई और बोली कि उसका घर भी जेएम सिटी में ही है। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, उसने दरवाजा खोला और कार में बैठ गई। मैंने उससे कहा कि मैं सीधे घर जा रहा हूं और वो वहां से आगे की अपनी योजना खुद बना सकती है। उसने कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है। जब हमने चलना शुरू किया तो उसने ध्यान दिया कि कार के अंदर का हिस्सा कितना अच्छा था और पूछा कि क्या फॉक्सवैगन अब इतनी आलीशान आने लगी है। मैं बस मुस्कुराया और कहा कि ये सब दिखावा है। उसने सीट पर दस्तावेजों का एक बैग देखा और उसे चुपके से खोल लिया। मैंने उसे वापस ले लिया और उससे कहा कि वह दूसरों की चीजें न छेड़े। फिर उसे अपनी सीट बेल्ट बांधने की याद दिलाई। उसके बाद वो काफी जल्दी सो गई। मैंने अपना पूरा ध्यान ड्राइविंग पर लगाया। मेरे पास कॉलेज के पहले साल से ही लाइसेंस था और मैं संभल कर चलाता था। कार बहुत अच्छी चल रही थी। 2 घंटे से ज्यादा समय के बाद हम जेएम सिटी पहुंच गए। मैंने उसे ये पूछने के लिए जगाने की कोशिश की कि उसका घर कहाँ है, लेकिन उसने बस बड़बड़ाते हुए मुझे उसे और सोने देने के लिए कहा। मैंने और समय बर्बाद न करने का फैसला किया और सीधे पुराने रिहायशी इलाके में अपने घर की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। गेट पर मौजूद सिक्योरिटी वाले अंकल ने मुझे नमस्ते किया और कार के बारे में पूछा। मैंने कहा कि मैंने इसे अभी अभी खरीदा है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या जांग यान मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उनसे कहा कि वो बस एक दोस्त है जिसे मैंने लिफ्ट दी है। जब हम वहां रुके
तो मेरी माँ नीचे इंतजार कर रही थी। वो थकी हुई लग रही थी और उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियां थी। भले ही वह अभी सिर्फ 50 साल की है, उनकी आंखें लाल थीं जैसे वह रो रही हों। मैं बाहर निकला और उन्हें बताया कि मैंने कार खरीदी है। उन्हें पहले तो यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पूछा कि क्या मैंने कुछ गैर कानूनी किया है। मैंने समझाया कि मैंने एक दोस्त के साथ बिजनेस करके पैसे कमाए हैं और कल मैंने उन्हें जो 800,000 भेजे थे वे भी उसी से आए थे। मैंने उनसे कहा कि हमारा परिवार अब अच्छे दिन देख रहा है। उन्हें तसल्ली हुई और उन्होंने मेरे गाल को छुआ। फिर उन्होंने जांग यान को आगे वाली सीट पर सोते हुए देखा और धीरे से पूछा कि क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं, बस इसी शहर की एक दोस्त है। मेरी माँ थोड़ी निराश सी लगी। मैंने अपने पिता के बारे में पूछा। उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने कहा कि वे अंदर लेटे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जिंदगी कितनी मुश्किल रही है। इतने सालों तक काम करते रहे और अब इतनी सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। उनकी आंखें फिर से लाल हो गई। मैंने उनसे कहा कि वे चिंता न करें, मेरे पास एक उपाय है। मैंने समझाया कि मुझे एक दोस्त से एक गुप्त नुस्खा मिला है जो हर तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता है। मैंने उन्हें आखिरी स्टेज के कैंसर वाले उस बूढ़े आदमी का उदाहरण दिया जो दवा लेने के बाद पूरी तरह ठीक हो गया था। यहां तक कि उसका मधुमेह और गठिया भी गायब हो गया था। वो हैरान थीं, लेकिन फिर भी उन्हें शक था। उन्होंने बताया कि पिताजी अस्पताल में नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वहां एक दिन का खर्च 1000 युआन से ज्यादा आता है। हम अंदर गए। मेरे पिता बिस्तर पर लेटे हुए थे और कमजोर व पीले पड़ गए थे। उनके दिमागी इन्फेक्शन की दवा के कारण उनके बाल मुंडवा दिए गए थे। वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बूढ़े लग रहे थे, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की और मुस्कुराए। एक पल के लिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। मेरे पिता ने उस हल्के बैंगनी रंग की गोली को देखा और त्योरियां चढ़ाई। शियाओयांग, तुम अब इतने बड़े हो गए हो। तुम सच में इन झोलाछाप डॉक्टरों की धोखाधड़ी पर विश्वास नहीं कर सकते, है ना? मैंने उनसे कहा, पिताजी, बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लीजिए। मैंने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है, बस इसे आजमा कर देखिए। वो और मेरी माँ दोनों बूढ़े हो रहे थे, लेकिन उनका दिमाग अभी भी तेज था। उन्हें विश्वास नहीं था कि ऐसी कोई जादुई दवा है जो सब कुछ ठीक कर सकती है। फिर भी क्योंकि मैं बार बार कह रहा था कि ये कितनी कमाल की दवा है, मेरे पिता एक पल के लिए हिचकिचाए और फिर गोली निगल ली। उन्हें लगा कि ये उनके बेटे की तरफ से प्यार और सम्मान दिखाने का एक तरीका है। इसके अलावा उनकी मौजूदा बीमारी के साथ कोई और असली विकल्प भी नहीं बचा था। खैर, मेरी माँ अभी भी चिंतित दिख रही थी, इसलिए मैं आगे बढ़ा और उन्हें गले लगा लिया। मैंने कहा, चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मेरे पिता के माथे पर ठंडा पसीना दिखाई दिया और उनका चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने उनसे पूछा, पिताजी, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो बहुत ज्यादा आराम महसूस कर रहे थे। उनके सीने में अब जकड़न नहीं थी और उनके सिर का दर्द भी बंद हो गया था। मेरी माँ जल्दी से पसीना पोंछने के लिए एक तौलिया लेकर गई। वो सच में बहुत खुश दिख रही थी। मुझे पता था कि दवा असर कर रही है, इसलिए मुझे राहत महसूस हुई। अगर मेरे पिता की बीमारी सच में ठीक हो जाती तो मैं लिंचू का बहुत बड़ा एहसानमंद होता। ठीक तभी मैंने बाहर से लूशिंग की आवाज सुनी जो मेरे माता पिता को बुला रहा था। लूशिंग मेरे बचपन का दोस्त है और हाई स्कूल में मेरे साथ पढ़ता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने यहीं पास में ही काम करना शुरू कर दिया था। वो अक्सर मेरे परिवार की मदद करने और मेरे पिता की देखभाल करने के लिए आता रहता था। हम काफी करीब हैं। मेरी माँ ने मुझे उससे मिलने जाने के लिए कहा क्योंकि उसने पिछले 2 सालों में हमारी बहुत मदद की थी। मैं बाहर गया। लूशिंग मेरी कार के चारों ओर घूम रहा था। उसने कहा, ये कार किसकी है? ये रास्ता रोक रही है। फिर उसकी नजर जांग यान पर पड़ी और वो बुदबुदाया, कितनी खूबसूरत लड़की है। मैंने उसके कंधे पर थपकी दी। वो पीछे मुड़ा और बोला, ओल्ड शियाओ, तुम वापस आ गए। मैंने उसे हल्के से मुक्का मारा। उसने पूछा कि क्या ये मेरी कार है? मैंने कहा, मैंने इसे कुछ घंटे पहले ही खरीदा है। वो हैरान था और पूछा कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, क्योंकि वो मेरे परिवार की स्थिति को अच्छी तरह जानता था। मैंने उसे बताया कि मैंने थोड़े पैसे कमाए हैं। उसने कहा कि वह बस ये देखने के लिए गुजर रहा था कि क्या मेरे पिता को मदद की जरूरत है। मैंने उसे धन्यवाद कहा। तभी कार में जांग यान जाग गई। वो बाहर निकली और मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर छोड़ दूंगा। उसने कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है और वो अंदर जाकर मेरे माता पिता को नमस्ते कहना चाहती थी। मैंने उसे रोका क्योंकि मैं सब कुछ समझाने में अपना आधा दिन बर्बाद नहीं करना चाहता था। लूशिंग ने मेरे पिता के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि सब ठीक है और वे कुछ ही दिनों में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। वो हैरान था और कुछ कहने ही वाला था कि ऐसा कैसे मुमकिन नहीं है, लेकिन मैंने उसकी बात काट दी और ज्यादा कुछ नहीं बताया। रात के खाने का समय हो गया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो इंतजार करे जबकि मैं अंदर जाकर अपने माता पिता से बात कर लूं।
मैंने कहा कि मैं उन्हें एक अच्छी दावत दूंगा क्योंकि हम काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे। अंदर मेरी मां ने उत्साह से मेरा हाथ पकड़ लिया और वो खुशी के मारे मुश्किल से ही बोल पा रही थी। मेरे पिता का चेहरा बहुत बेहतर दिख रहा था, पहले जितना थकाहारा नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्हें अब भूख लगी है और वो खाना बनाने जा रही है। वो बहुत कोशिश कर रही थी कि उनकी आंखों से आंसू न छलके। मैंने बस अपने पिता की ओर देखकर सिर हिलाया और उनसे पहले आराम करने को कहा। फिर मैंने कहा कि मैं लूशिन के साथ बाहर खाने जा रहा हूं और मेरी मां को मेरे लिए खाना नहीं बनाना चाहिए। वो सहमत हो गई और बोली कि मुझे लूशिन को अच्छे से धन्यवाद देना चाहिए। बाहर लूशिन और जांग यान पहले से ही बातें कर रहे थे। जांग यान लिंचू से ज्यादा मिलनसार है। लूशिन ने मुझे ये कहते हुए चिढ़ाया कि वे मेरे बारे में ही बात कर रहे थे और मेरी गर्लफ्रेंड उससे जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। मैंने उससे कहा कि वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम आज ही मिले हैं। उसने चटमंगनिप्ट ब्याह वाले मजाक किए। जांग यान ने इस बात से इनकार नहीं किया। वो बस पैसेंजर सीट पर बैठ गई। लूशिन भी अंदर बैठ गया और अंदर की सजावट देखने लगा। वो बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा कि ये एक टॉप स्पेसिफिकेशन वाली फैटन कार है जिसकी कीमत कम से कम 2 मिलियन होगी। जांग यान हैरान रह गई और उसने मेरे परिवार की स्थिति के बारे में पूछा क्योंकि उसने सुना था कि हम संघर्ष कर रहे थे। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने लूशिन से पूछा कि उसने कार को कैसे पहचाना। उसने बताया कि वह अब एक कार डीलरशिप में काम करता है। उसने सीधे पूछा कि क्या मैंने इसे सिर्फ दिखावा करने के लिए किराए पर लिया है। मैंने उससे कहा कि मैंने इसे खरीदा है। फिर मैंने जांग यान से पूछा कि उसका घर कहाँ है ताकि मैं उसे छोड़ सकूं, लेकिन उसने फिर से मना कर दिया। लूशिन ने मजाक में कहा कि वह मेरे साथ ही चिपके रहने की योजना बना रही थी। वह हंसी और बोली कि उसके जैसी खूबसूरत लड़की का मेरे साथ चिपके रहना मेरी खुशकिस्मती होगी। मैंने उसे बाहर निकलने को कहा, मैं उसे कहीं छोड़ दूंगा। वो घबरा गई और बोली कि अगर मैं उसे अपने साथ चलने दूं तो वो मुझे अपने पैरों को छूने देगी। उसने अपने बूट्स पहने हुए पैरों को उठाने और मेरी गोद में रखने की भी कोशिश की। मैंने उससे कहा कि मैं गाड़ी चला रहा हूं और वो गड़बड़ न करे। मैंने कहा कि अगर उसे नींद आ रही है तो उसे आराम करना चाहिए और जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं उसे जगा दूंगा। वो धीरे से हंसी और अपनी आंखें बंद कर ली। फिर लूशिन ने बताया कि आज रात हमारी क्लास का रियूनियन है। ली कोंग ने इसका आयोजन किया है। ऊपर से देखने पर तो ये एक क्लास रियूनियन है, लेकिन असल में वो फिर से चिंग शुआंतों को पाने की कोशिश कर रहा है। मुझे याद आया कि मैंने ग्रुप चैट में इसे देखा था। मैंने कहा कि मैं जरूर जाना चाहता हूं। लूशिन ने कहा कि ली कोंग 4-5 साल से उसके पीछे पड़ा है, कई बार इजहार कर चुका है और हमेशा उसे ठुकरा दिया जाता है। हमने तुरंत फैसला किया कि हम जा रहे हैं। हम दोनों को इस तरह का तमाशा देखना पसंद है। जांग यान ने अचानक पूछा, क्लास रियूनियन, क्या मैं भी चल सकती हूं? मैंने उससे कहा, अरे ये हमारे हाई स्कूल का रियूनियन है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? उसने कहा कि उपन्यासों में मेरे जैसे लड़कों का आमतौर पर रियूनियन में मजाक उड़ाया जाता है। अगर मैं उसे साथ ले जाऊं और ये दिखावा करूं कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है तो ये दिखावा करने और कुछ लोगों के मुंह बंद करने का एक अच्छा मौका होगा। वो इसे लेकर बहुत उत्साहित लग रही थी। मैं और लूशिन दोनों अवाक रह गए। वो खिलखिलाकर हंसी और जिद करती रही, मुझे अपने साथ ले चलो, ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें फिर से अपने पैर छूने दूंगी। तुम्हें ऐसे लंबे, गोरे और कोमल पैर कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने आह भरी और कहा कि मुझे नहीं पता कि उसमें इतना आत्मविश्वास कहां से आता है। उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्रेस घुटनों तक ऊपर खींच ली। मेरे सिर में दर्द होने लगा और आखिरकार मैंने हार मान ली। ठीक है, बस करो, मैं तुम्हें ले चलूंगा। लूशिन ने मुझे पिछली सीट से चुपचाप थम्स अप दिया। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मेरे लिए कोई मुसीबत खड़ी न करे। उसने कहा कि वो अच्छे से बर्ताव करेगी। हम एक छोटी सी गली में पहुंचे। लूशिन ने कहा कि उसे यहां आए हुए बहुत समय हो गया है। हमने जांग यान के साथ मजाक किया, ये कहते हुए कि हम लड़कियों को बेवकूफ बनाकर यहां लाते थे और अंदर एक जगह है जहां जवान औरतों की तस्करी की जाती है। उसने भी हमारे मजाक में साथ दिया और कहा कि उसने विंग चुन सीखा है और वह आसानी से 3 या 5 लड़कों को संभाल सकती है। हम इस पर हंसे। कुछ देर मजाक करने के बाद हम एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट में गए। मैंने उन्हें बताया कि यहाँ का बारबेक्यू बहुत बढ़िया है और ऐसा आपको जेएम सिटी में कहीं और नहीं मिलेगा। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, सिस्टम ने मुझे एक नया मिशन दिया। इस दुकान से बारबेक्यू की गुप्त रेसिपी हासिल करो। इसका इनाम 5 मिलियन था। मैं हैरान था क्योंकि पिछले सभी मिशन लड़कियों के बारे में थे, लेकिन मुझे सच में कोई परवाह नहीं थी। जब तक इसके लिए पैसे मिल रहे हैं, मैं यह करूंगा। वहां ज्यादा ग्राहक नहीं थे। मालिक, जो 50 के दशक का एक आदमी था, वहां थका हुआ सा बैठा था। उसने मुझे और लूशिन को तुरंत पहचान लिया। हमने थोड़ी देर बात की। उसने बताया कि स्कूल के वहां से हट जाने और सड़क बदलने के बाद से उसका बिजनेस बहुत खराब हो गया है। उसे हर महीने नुकसान हो रहा था।
उसने हमें बताया कि उसकी पत्नी का एक भयंकर कार एक्सीडेंट हो गया था। जिस ड्राइवर ने उसे टक्कर मारी थी वो भाग गया और उसे कभी नहीं पकड़ा जा सका। वो अस्पताल में थी और हर दिन बहुत पैसे खर्च हो रहे थे। उसकी बेटी को भी यूनिवर्सिटी के लिए पैसों की जरूरत थी। वो सच में बहुत थकाहारा लग रहा था। मुझे उसके लिए बुरा लगा। इसने मुझे याद दिला दिया कि जब मेरे पिता बीमार पड़े थे तो मेरा परिवार किस दौर से गुजरा था। कुछ देर बात करने के बाद मैंने उससे पूछा, बॉस, नुकसान उठाने के बावजूद क्या आप अभी भी इस जगह को चलाते रहने की योजना बना रहे हैं? उसने सिर हिलाकर ना कहा। मैंने कहा, मुझे आपका बारबेक्यू सच में बहुत पसंद है। अगर यह दुकान बंद हो गई तो यह बहुत दुख की बात होगी। आप मुझे ये गुप्त रेसिपी क्यों नहीं बेच देते? लूशिंग उलझन में दिख रहा था और उसने पूछा कि मैं इसे क्यों खरीदना चाहता हूं। मैंने उसे बताया कि मैंने हाल ही में एक रेस्टोरेंट खोलकर कुछ पैसे कमाए हैं और मुझे ये रेसिपी चाहिए क्योंकि यहां का बारबेक्यू बहुत अच्छा था। बॉस हैरान था। उसने इसके बारे में सोचा और कहा कि उसे 400,000 की जरूरत है। फिर उसने इसे कम करके 380,000 कर दिया। मैंने उससे कहा, मैं आपको 500,000 दूंगा। आपके लिए यह सब आसान नहीं रहा है। वो हैरान रह गया कि मैंने खुद कीमत बढ़ा दी थी। मैंने कहा, अगर आप सहमत हैं तो मैं अभी 200,000 ट्रांसफर कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट और रेसिपी तैयार कर लीजिए। मैं बाकी बचे 300,000 आपको आधे घंटे के अंदर दे दूंगा। वो उत्साहित हो गया और जल्दी से मान गया। उसने किचन की तरफ चिल्लाकर कहा, शुआनतोंग, बाहर आओ और मेहमानों को देखो। किचन से एक लड़की बाहर आई। मैं और लूशिंग दोनों ने एक ही समय पर कहा, हे भगवान, चिंग शुआनतोंग। उसने मुझे और लूशिंग को देखा और कहा, शियाओयांग, लूशिंग, तुम लोग हो। उसके पिता मुस्कुराए और हमें बताया कि वो उनकी बेटी है और चूंकि हम पुराने क्लासमेट थे तो वो जाकर कॉन्ट्रैक्ट प्रिंट कर लाएगा जबकि वो हमारे लिए कुछ खाने को बनाएगी। हमने कहा, ठीक है। उसके जाने के बाद उसने पूछा कि हम क्या चाहते हैं। मैंने मड रोस्टेड चिकन और एक प्लेट रोस्ट चिकन ऑर्डर किया। लूशिंग उसे देखता रहा और किचन में मदद करने की पेशकश की, लेकिन उसने उससे कहा, नहीं, मेहमान अपना खाना खुद नहीं बनाते। वो खाना तैयार करने के लिए पीछे चली गई। जांग यान ने उसे जाते हुए देखा और कहा, इसमें कोई हैरानी नहीं कि हम क्लास रियूनियन में जाना चाहते थे क्योंकि ऐसी लड़की किसी को भी आने पर मजबूर कर देगी। फिर उसने आगे कहा कि उसके खुद के पैर अधिक लंबे और चौड़े हैं और उसने उन्हें मेरे करीब कर लिया। मैंने उससे कहा कि हर कोई उसके जैसा नहीं होता। उसने कहा कि उसे अपने लंबे पैरों पर गर्व है। फिर उसने सीधे पूछा कि मेरे और चिंग शुआनतों के बीच क्या चल रहा है क्योंकि वो मुझे जिस तरह से देख रही थी वो अजीब लग रहा था। मैंने कहा कि हम सिर्फ क्लासमेट थे। वो कुछ और इशारा करने लगी, लेकिन मैंने उसे चुप रहने को कहा। बॉस कॉन्ट्रैक्ट लेकर वापस आ गया। मैंने उसे देखा और वह ठीक था। मैंने उससे कहा कि कॉन्ट्रैक्ट सही लग रहा है और उसके कार्ड का नंबर मांगा ताकि मैं 200,000 की एडवांस रकम भेज सकूं। उसने मुझे नंबर दे दिया और ट्रांसफर पूरा होने के बाद वो बहुत खुश था। उसने कहा कि वह मेरे लिए रेसिपी लिख देगा। ठीक उसी समय मुझे नोटिफिकेशन मिला कि टास्क पूरा हो गया है और मुझे 5 मिलियन मिल गए हैं। जांग यान ने इसे मेरे फोन पर देखा और पूछा कि क्या मैं सच में इतना अमीर हूं। मैंने उसे पीछे हटने को कहा। वो बहुत करीब आ गई थी। सच तो यह है कि जब वह इस तरह झुकी तो उसकी छाती मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई और मेरा ध्यान भटक गया। मुझे खुद को संभालना पड़ा और अपना ध्यान वापस बिजनेस पर लगाना पड़ा। थोड़ा शांत होने के बाद मैंने बाकी बचे 300,000 बॉस को ट्रांसफर कर दिए। वो बहुत खुश हुआ और किचन में मदद करने चला गया। जांग यान मेरे करीब ही बैठी रही और फोन खरीदने के लिए मुझसे पैसे उधार मांगने लगी। मैंने उससे कहा कि वो बस अपना पता दे दे ताकि मैं उसे घर भेज सकूं। उसने मुझे याद दिलाया कि मैंने वादा किया था कि वह मेरे साथ रियूनियन में जा सकती है। फिर उसने पेशकश की कि अगर मैं उसे पैसे उधार दूं तो वो मुझे अपने पैर छूने देगी और अपनी स्कर्ट उठाने लगी। मैंने उससे कहा कि हम एक सार्वजनिक जगह पर हैं और थोड़ा संयम रखें। वो हंसी क्योंकि वह जानती थी कि मैं इस बात से परेशान हो रहा था। आखिरकार मैं खाना खाने के बाद उसके लिए एक फोन खरीदने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगा कि उसके पहले वाले टास्क से मुझे जो कार मिली थी उसकी तुलना में ये कोई बड़ी बात नहीं है। लूशिंग ने हम दोनों को उससे दूर रहने के लिए कहा। उसने कहा कि खाना आने से पहले ही हमें देखकर उसका पेट भर गया है। खाना आ गया और हमने खाना शुरू कर दिया। जब तक चिंग शुआनतोंग वहां थी, जांग यान ने ठीक से बर्ताव किया। चिंग शुआनतोंग ने पूछा कि क्या हम उस रात क्लास रियूनियन में जा रहे हैं। लूशिंग ने हाँ कहा कि बात करने के लिए कुछ चीजें हैं और फिर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। ऐसा लगा कि उसे कुछ भी नहीं पता था और उसने बस हमसे कहा कि जब हम निकले तो उसे बुला ले ताकि हम साथ जा सके। हमने कहा, जरूर। मैंने और लूशिंग ने एक दूसरे को देखा। ये एकदम सही रहा। जिसके बारे में गपशप चल रही थी हम उसी को साथ ले जा रहे थे।
खाने के बाद लूशिंग कुछ काम निपटाने चला गया। मैं जांग यान को फोन दिलाने ले गया। रास्ते में उसने अचानक पूछा कि जब मैं इतना अमीर हूं तो मैं बस उसका खर्च क्यों नहीं उठा लेता। पानी पीते हुए मेरा गला लगभग रूंध ही गया था। मैंने उसे फालतू बातें बंद करने को कहा। हमें फोन खरीदना था ताकि मैं जाकर अपने पिता से मिल सकूं। वो उत्साहित हो गई और बोली कि उसे लगा कि मैं उसे अपने माता पिता से मिलवाने ले जा रहा हूं। उसने मुझे बहुत मीठी आवाज में हनी भी कहा। मैंने उससे कहा कि किसी ने ऐसा नहीं कहा है और वह कार से बाहर निकल जाए। उसने मना कर दिया और अपनी जीभ चिढ़ाई। फिर उसने अपने बूट्स उतारे, अपने पैर पैसेंजर सीट पर रखे और अपना सिर सनरूफ से बाहर निकाल लिया। मैंने उसे नीचे आने को कहा क्योंकि हम शहर में थे। उसने कहा कि उसे अच्छा लग रहा है। मैंने उसे याद दिलाया कि ये एक नई कार है। उसने कहा कि उसने बस अपने जूते उतारे हैं। मैंने फिर भी उसे जूते वापस पहनने और अपने पैर सीट से हटाने को कहा। उसने अपना नंगा पैर मेरी तरफ किया और कहा कि अगर मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं उसे सूंघकर देख लूं। जब हम एक सिग्नल पर रुके थे तो मैंने उसका पैर पकड़ा और जूता वापस पहना दिया। उसने असल में बिना कोई विरोध किए मुझे ऐसा करने दिया। उसके बाद वह ठीक से बैठ गई, अपनी सीट बेल्ट बांध ली और खिड़की से बाहर देखने लगी। फोन खरीदने और मेरी आईडी का इस्तेमाल करके उसके लिए एक सिम कार्ड लेने के बाद मैं और जांग यान मॉल में घूमने लगे। उसने मुझसे कहा कि मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए क्योंकि जो मैंने पहने थे वे क्लास रियूनियन के लिए बहुत कैजुअल थे। मैंने कहा कि ये ठीक है और आरामदायक है। उसने अपना सिर हिलाया और कहा कि ये भद्दा लग रहा है और अब मेरे रुतबे से मेल नहीं खाता क्योंकि मेरे पास लाखों रुपए हैं। उसने कहा कि मुझे थोड़े हाई क्लास कपड़े पहनने चाहिए। पहले मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह जोर देती रही, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। वह मुझे महिलाओं के कपड़ों के एक स्टोर में खींच ले गई। मुझे तुरंत समझ आ गया कि वह इसे सिर्फ अपने लिए खरीदारी करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर रही थी। मैंने उसे बाहर खींचने की कोशिश की और याद दिलाया कि वो पहले से ही मेरी कर्जदार है। उसने कहा कि वह पक्का मेरे पैसे वापस कर देगी और मजाक में कहा कि बहुत बुरा हुआ तो वो खुद को मुझे सौंपकर कर्ज चुका देगी। मैंने उससे कहा कि वह सपने देख रही है। उसने एक ड्रेस चुनी और पूछा कि क्या मुझे लगता है कि वह उस पर अच्छी लगेगी। मैंने ना कहा। फिर भी उसने उसे पहनकर मुझे दिखाया। वो एक छोटी सफेद ड्रेस थी। उसने कहा कि ठंड है, इसलिए उसने काले स्टॉकिंग्स लिए हैं और मुझसे उन्हें पहनने में उसकी मदद करने को कहा क्योंकि उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। मैंने अपना सिर घुमा लिया और मना कर दिया। फिर उसने एक काली स्कर्ट, सफेद शर्ट, काले स्टॉकिंग्स और एक टाई पहन ली। मैंने देखा और कहा कि वो अच्छी लग रही है। वो खुश थी। उसने कपड़े पैक करवा लिए और मुझसे पैसे देने को कहा। इसकी कीमत सिर्फ कुछ 100 युआन थी। उसके बाद हम एक पुरुषों के स्टोर में गए। उसने मेरे लिए एक सफेद शर्ट, एक ऑटम ट्रेंच कोट और कुछ पैंट चुनी। मैंने उन्हें पहन लिया। जब मैं बाहर आया तो उसने कहा कि मैं हैंडसम लग रहा हूं। उसने एक टाई निकाली और मुझे अपना सिर नीचे करने को कहा। मैंने कहा कि मैं टाई नहीं पहनना चाहता। उसने अपने पंजों पर खड़े होकर फिर भी मेरे लिए टाई बांध दी। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि इन कपड़ों में मैं सच में किसी हीरो जैसा लग रहा हूं। मैंने खुद को शीशे में देखा। तभी मुझे एक नोटिफिकेशन मिला। आकर्षण 10 बढ़ गया और मुझे शॉन ग्रुप के 30% शेयर मिल गए। मुझे हैरानी हुई कि कपड़े बदलने का भी कोई इनाम था। जांग यान ने ऐसे ही कुछ और कपड़े चुने और मुझसे पैसे देने को कहा। मैंने सबका बिल चुका दिया। मैं कैसा दिख रहा था? इससे वो सच में बहुत खुश नजर आ रही थी। शाम हो गई थी। मैंने पहले लूशिंग को लिया, फिर हम चिंग शुआनतोंग को लेने गए। जब लूशिंग कार में बैठा तो उसने मेरी तरफ देखा और बोला, हे भगवान, ओल्ड शियाओ। मैंने पूछा क्या बात है? उसने कुछ नहीं कहा, फिर मजाक करते हुए बोला कि मैं ज्यादा हैंडसम लग रहा हूं। मैंने उससे कहा कि वह अपने बारे में ऐसा कहकर बेशर्म बन रहा है। जांग यान मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर वहीं बैठी थी। हम रेस्टोरेंट पहुंच गए। चिंग शुआनतोंग पहले से ही काफी देर से इंतजार कर रही थी। उसने अभी भी वही सुबह वाले कपड़े पहने हुए थे। जब उसने जांग यान को देखा तो वह थोड़ी हैरान दिखी। उसने कहा कि उसे लगा कि हम और भी लेट आएंगे। मैंने जवाब दिया कि हम स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की को इंतजार करवा कर परेशान नहीं करेंगे। उसने कहा कि असली स्कूल की सुंदरता तो जांग यान है। जांग यान ने जवाब दिया कि सिस्टर चिंग भी खूबसूरत है। जब हम वापस कार में आए तो जांग यान ने आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठने की कोशिश की। मैंने उसे पीछे खींचा और उसे पीछे बैठने को कहा। लूशिंग ने पीछे का दरवाजा खोला और पहले चिंग शुआनतोंग को अंदर बैठने दिया।
मुझे बस यही उम्मीद थी कि जांग यान अपनी छोटी मोटी चालाकियां नहीं करती रहेगी। रास्ते में चिंग शुआनतोंग ने पूछा कि मैं जेम सिटी वापस क्यों आया जबकि मैं जांगडू में पढ़ता हूं। मैंने उसे बताया कि मैं अपने माता पिता से मिलने वापस आया हूं। उसने बताया कि उसने स्कूल से छुट्टी ली है क्योंकि उसकी मां अस्पताल में भर्ती है और उसके पिता उनकी देखभाल नहीं कर सकते। फिर उसने पूछा कि क्या मैंने उसके परिवार की रेसिपी उसकी वजह से खरीदी थी। मैंने ना कहा। मैंने सच में एक रेस्टोरेंट खोला था और जब मैंने इसे खरीदने का फैसला किया तो मुझे यह भी नहीं पता था कि उसके पिता इसके मालिक हैं। मेरे ऐसा कहने के बाद वह थोड़ी निराश दिखी। हम आखिरकार होटल पहुंच गए। लूशिंग ने मुझे एक तरफ खींचा और अपना फोन दिखाया। ली कोंग ने वहीं पर चिंग शुआनतुंग से इजहार करने की योजना बनाने के लिए कुछ क्लासमेट्स के साथ एक छोटा ग्रुप बनाया था। हम होटल के अंदर गए। जांग यान ने अचानक मेरी बाह पकड़ ली। मुझे लगा कि मेरी कोहनी उसकी छाती पर दब रही है। मैंने उसे रुकने को कहा और अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़े रखा। इस खींचतान में मैं उसकी तरफ और ज्यादा दब गया। उसने मेरी तरफ ऊपर देखा और कहा कि अगर मैं फिर से हिला तो उसे ये अच्छा नहीं लगेगा। मैंने हिलना बंद कर दिया। ठीक तभी लॉबी की बत्तियां बुझ गई। चिंग शुआनतुंग ने कहा कि बिजली चली गई है। कुछ ही पलों बाद 2 स्पॉटलाइट चालू हुई। एक ली कोंग पर पड़ी जो खून लिए खड़ा था। दूसरी मेरे और जांग यान पर पड़ी। ली कोंग बिना ठीक से देखे आगे बढ़ा, मेरे सामने एक घुटने के बल बैठा और इजहार करने लगा। उसने कहा कि वह कई सालों से चिंग शुआनतुंग को पसंद करता है, कि उसकी भावनाएं सच्ची थी और ये कि लगातार कोशिश करने से उसे सफलता मिलेगी। मैंने खांसा और कहा, क्लास मॉनिटर, मैं इतने बड़े सम्मान के लायक नहीं हूं। ली कोंग ने ऊपर देखा और मुझे वहां खड़ा पाया। उसने मेरी तरफ इशारा किया, लेकिन साफ साफ कुछ बोल नहीं पाया। मैं भी उलझन में था। तब मैंने देखा कि चिंग शुआनतुंग ने अपना हाथ मेरे हाथ में फंसा लिया था। मुझे पता भी नहीं चला कि ऐसा कब हुआ। वो मेरे कान के करीब झुकी और फुसफुसाकर बोली कि उसे अंधेरे से डर लगता है और मुझसे मदद करने को कहा। हर कोई शांत हो गया। वे सब हमें घूर रहे थे। जांग यान ने बोलना शुरू किया और कहा, क्या यह स्वागत का कोई प्रदर्शन है? अच्छा विचार है। फिर उसने आगे कहा, अगर कोई और प्रदर्शन नहीं है तो बत्तियां चालू कर दो। मुझे भी अंधेरे से डर लगता है। जिस लड़के के पास बत्तियों का कंट्रोल था उसने उन्हें वापस चालू कर दिया। लॉबी के बीच में एक बड़ा सा 5 मंजिला केक रखा था। ली कोंग खोया खोया सा लग रहा था। उसने दांत पीसते हुए मेरा नाम लिया और मुझे घूर कर देखा। मैं समझाना चाहता था, लेकिन ठीक तभी मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। सिस्टम ने मुझे कन्फेशन नाइट नाम का एक मिशन दिया। विकल्प 1, चिंग शुआनतुंग का बॉयफ्रेंड होने का नाटक करो और ली कोंग को ठुकराने में उसकी मदद करो। इनाम, एक जांगडू हैप्पी गार्डन विला। विकल्प 2, उससे दूरी बनाओ और 3 मिलियन युआन पाओ। विकल्प 3, उससे इजहार करो और एक यूनिवर्सल स्किल बुक पाओ। मैंने इजहार करने वाले विकल्प को तुरंत खारिज कर दिया। मैं पहले ही बहुत बार ऐसा कर चुका था। बाकी बचे 2 विकल्पों में से किसी एक को चुनना मुश्किल था। जब मैं सोच रहा था तभी जांग यान ने चिंग शुआनतुंग को मेरी बाह पकड़े देखा और वो परेशान हो गई। उसने उससे पूछा कि वो क्या कर रही है। चिंग शुआनतुंग ने जवाब दिया, तुम मेरे बॉयफ्रेंड का हाथ क्यों पकड़े हो? फिर उसने ली कोंग से कहा कि उसे खेद है, लेकिन उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है और वह मैं हूं। जांग यान ने तुरंत कहा कि वह भी मेरी गर्लफ्रेंड है। हर कोई हैरान रह गया। लड़के सच में बहुत जल रहे थे। मैं वहां खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहूं। मैंने कुछ भी तय किए बिना ही उन दोनों का बॉयफ्रेंड बनने का खिताब हासिल कर लिया था। फिर सिस्टम ने कहा कि मैंने दोनों बाहों में समेटने नाम की एक उपलब्धि पूरी कर ली है। मुझे शॉन ग्रुप के 10% शेयर मिल गए। इसने मिशन को अपने आप पूरा कर दिया और मुझे विला दे दिया। ली कोंग पूरी तरह से टूट चुका था। वो गुस्से में बार बार मेरा नाम ले रहा था। लूशिंग आगे आया और उससे कहा कि ये क्लास रियूनियन है और उसे इतना हंगामा नहीं करना चाहिए। उसने कहा कि मैं किसके साथ रिश्ते में हूं, ये मेरी अपनी मर्जी है और ऐसे इंसान से इजहार करना ठीक नहीं है जिसका पहले से ही कोई बॉयफ्रेंड हो। उसने ये भी कहा कि ली कोंग बस जलन महसूस कर रहा था। दोनों लड़कियों ने मेरा एक एक हाथ पकड़ा और मुझे होटल के अंदर की तरफ खींच ले गई। लूशिंग हमारे पीछे पीछे आया। ली कोंग गुस्सा और अपमानित होकर वहीं खड़ा रह गया। मैंने नहीं सुना कि उसने और क्या कहा, इसलिए इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता वे मुझे प्राइवेट रूम में खींच ले गई। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, चिंग शुआनतुंग और जांग यान दोनों ने एक ही समय पर अपने सिर झुका लिए,
ये दावा करने की कोशिश में कि वे पहले अंदर गई थी। जांग यान ने अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए और बहुत खुश दिखने लगी। चिंग शुआनतोंग ने बस आह भरी और मेरी बाह को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वह इस बात से चिढ़ गई हो कि मैंने अपना बायां पैर पहले क्यों नहीं बढ़ाया या कुछ ऐसा ही। मैंने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, बचपना है ये। वे अभी भी मुझे इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि मैं मुश्किल से सांस ले पा रहा था, और वे मुझे अलग अलग दिशाओं में खींचती रहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे बाएं जाना चाहती थी या दाएं। मुझे सच में लगा कि वे मुझे बीच से फाड़ देंगी। फिर कमरे की बत्तियां इन सभी रंगीन रोशनियों के साथ चमकने लगी। हर तरफ रंग बिरंगे कागज उड़ने लगे और लड़कियों का एक समूह क्लास मॉनिटर और चिंग शुआनतोंग को बधाई गीत गाने लगा, ये कहते हुए कि वे एक साथ बूढ़े होंगे और हमेशा एक रहेंगे। तब मुझे एहसास हुआ कि ली कोंग ने ही इस पूरी चीज की योजना बनाई थी। जैसे ही मैं कुछ कहने वाला था, एक छोटा सा केक उड़ता हुआ सीधा मेरे चेहरे पर आकर लगा। मैं आसानी से इससे बच सकता था, लेकिन जांग यान मुझे एक तरफ खींच रही थी और चिंग शुआनतोंग दूसरी तरफ, इसलिए मैं हिल नहीं सका। मैंने आखिरकार चिल्लाते हुए कहा, मुझे बीच से काट ही दो, तुम दोनों एक एक हिस्सा ले लो। ये तो अत्याचार है। केक सीधे मेरे चेहरे पर लगा। जब ये खत्म हुआ तो जिस लड़की ने इसे फेंका था वो गर्व महसूस कर रही थी और उसने पूछा कि क्या मैं हैरान था। मैंने उससे कहा कि वह अपना सरप्राइज अपने पास ही रख सकती है। जब बत्तियां वापस चालू हुई तो सबने देखा कि वह ली कोंग नहीं बल्कि मैं था। वे सब हैरान रह गए। जांग यान और चिंग शुआनतोंग ने जल्दी से मेरे चेहरे से केक पोंछना शुरू कर दिया। चिंग शुआनतोंग ने माफी मांगने वाले अंदाज में पूछा कि क्या मैं ठीक हूं। मैंने उससे कहा कि उन्होंने मुझे लगभग फाड़ ही दिया था और पूछा कि वे इतना बचपना क्यों दिखा रही थी। जांग यान भी लगातार माफी मांग रही थी। मैं काफी चिढ़ गया था। मैं बस तमाशा देखना चाहता था और किसी तरह मैं खुद ही तमाशा बन गया। फिर मैंने देखा कि क्रीम मेरे कपड़ों के अंदर चली गई थी और सब कुछ चिपचिपा हो गया था। जांग यान ने सुझाव दिया कि हम एक कमरा किराए पर ले लें ताकि मैं नहा सकूं और वह कार से मेरे लिए कुछ अतिरिक्त कपड़े ले आएगी। मैं मान गया। जांग यान के जाने के बाद चिंग शुआनतोंग मेरी बाह सहलाती रही और उसने फिर से माफी मांगी। मैं अभी भी चिढ़ा हुआ था और उससे कहा कि मुझे सच में लगा था कि वे मुझे 2 टुकड़ों में फाड़ देंगी। वो एक पल के लिए हिचकिचाई, फिर अचानक मेरी तरफ झुकी और मेरे गाल पर चूम लिया। कमरे में मौजूद हर कोई सुन्न रह गया। मैं भी हैरान था। ये वही चिंग शुआनतोंग थी जिसे मैं हाई स्कूल में 3 साल से जानता था, शांत और एकदम सीधी सादी लड़की। और अब उसने ये हरकत कर दी। उसने लाल चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा और पूछा कि क्या अब भी दर्द हो रहा है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तुम्हें क्या लगता है, तुमने वो बकवास टीवी सीरियल कुछ ज्यादा ही देख लिए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस कोई जादुई दवा है। क्या मैं तुम्हें स्नो वाइट और तुम मेरे सपनों की रानी लग रही हो। वो जोर से हंस पड़ी। फिर वह मेरे दूसरी तरफ आई, मेरा चेहरा पकड़ा और बोली कि वह दूसरे गाल पर भी चूम लेगी ताकि हिसाब बराबर हो जाए। मैं गुस्से से लाल हो गया और उसे दफा होने को कहा। उसे बेशर्म और छोटी सी बिगड़ल लड़की बुलाने लगा। वो और भी जोर से हंसने लगी। हर कोई अभी भी वहां हैरान खड़ा था। क्या ये सच में चिंग शुआनतोंग है? जैसी बातें फुसफुसा रहे थे और मजाक कर रहे थे कि क्या उस पर किसी भूत का साया आ गया है या यूनिवर्सिटी के दौरान उसे क्या हो गया था। एक लड़की ने तो यहां तक कह दिया कि इतनी जलन से हवा में भी खटास आ गई है। तभी जांग यान कपड़े लेकर वापस आ गई। उसने देखा कि क्या हो रहा था और चिंग शुआनतोंग से पूछा कि वो क्या कर रही है। मैंने उसकी तरफ इशारा किया और कहा कि वह मेरा फायदा उठा रही है और मुझे परेशान कर रही है। चिंग शुआनतोंग ने मुंह बनाते हुए समझाया कि मैं बार बार कह रहा था कि दर्द हो रहा है, इसलिए उसने चूम कर इसे ठीक करने की कोशिश की, जैसे वे टीवी शो में करते हैं। जब जांग यान ने मेरे बाएं गाल पर लिपस्टिक का निशान देखा तो वो पागल हो गई और बोली कि उसे भी एक निशान चाहिए। मैंने उसे दूर धकेल दिया और दोनों से कहा कि उनका दिमाग खराब हो गया है। फिर मैं तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। ठीक बाहर मेरी टक्कर ली कोंग से हो गई। मैंने उससे माफी मांगी और कहा कि उसे चिंग शुआनतोंग को कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि वह एक गुंडी की तरह बर्ताव कर रही है, बेतरतीब ढंग से लोगों को चूम रही है। मैंने अपने चेहरे से लिपस्टिक का निशान पोंछा और नहाने के लिए एक कमरा बुक करने चला गया। मैंने उनसे कहा कि वे मेरे बिना ही खा लें। मैंने जल्दी से नहाया और कपड़े बदले, फिर वापस नीचे गया। जब मैं कमरे में पहुंचा तो उन्होंने अभी भी खाना शुरू नहीं किया था। वो जगह बहुत गंदी हो गई थी और बर्तनों पर हर तरफ कागज के टुकड़े और केक फैला हुआ था। मैंने सुझाव दिया कि हम दूसरे कमरे में चले जाएं और दोबारा खाना ऑर्डर करें। किसी ने कहा कि कमरा बदलने का मतलब होगा कि बिल फिर से शुरू हो जाएगा।
मुझे समझ आ गया कि ली कोंग की योजना फेल होने के बाद वह शायद और पैसे नहीं देना चाहेगा। इसलिए मैंने उनसे कहा कि मैं एक नया कमरा बुक करूंगा और उसका बिल खुद भरूंगा। मैंने वेटर को बुलाया और वैसा ही एक प्राइवेट रूम मांगा। वेटर ने कहा कि सभी सामान्य कमरे बुक हो चुके हैं, लेकिन गोल्डन जेड पवेलियन रूम एक खाली है। मैंने उसे बुक करने को कहा। हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कीमत कम से कम 200,000 है। मैं भी थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मैंने कहा कि यह ठीक है और अपना कार्ड उसे दे दिया। कोई पासवर्ड नहीं था। वेटर हमें एक खास एलिवेटर से ऊपर ले गया। हर कोई यही पूछ रहा था कि मैं इतना अमीर कैसे हो गया। मैंने बस यही कहा कि मैंने कोई छोटा मोटा बिजनेस किया है। जांग यान और चिंग शुआनतुंग पूरे समय मेरे अगल बगल ही रही। पुराने कमरे में ली कोंग उस गंदगी में अकेला खड़ा रह गया था। बाद में मैंने सुना कि जब हम खाना खा रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि मुझे नया क्लास मॉनिटर बना दिया जाए, क्योंकि मैं अमीर था और बेहतर पार्टियों का आयोजन कर सकता था। बहुत से लोग मान गए और इसके लिए चीयर करने लगे। उन्होंने कहा कि ली कोंग के पद की वैसे भी कोई इज्जत नहीं करता था। ली कोंग दरवाजे के बाहर खड़ा सुन रहा था। उसका चेहरा बिगड़ गया था। आखिरकार वो अंदर नहीं आया। वो बस मुड़ा और चला गया। जांग यान ने चिंग शुआनतुंग को अपनी तरफ खींचा और उससे पूछा कि क्या मैं हमेशा से इतना ही लोकप्रिय था। चिंग शुआनतुंग ने कहा कि यह हमेशा से ठीक ठाक था, लेकिन आज रात यह सामान्य से कहीं ज्यादा था। उसने मेरी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। लड़कियां बार बार मेरी तरफ देख रही थी और कानाफूसी कर रही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं कि मैं पहले इतना हैंडसम था। उन्हें लगता था कि मैं बस लंबा और खुशमिजाज दिखने वाला लड़का हूं, लेकिन आज मैं अलग लग रहा था, जैसे मेरे रूप में कोई बड़ा निखार आ गया हो। पूरी बातचीत बार बार मेरे ही इर्द गिर्द घूम रही थी। हम ज्यादा देर तक नहीं रुके। सबके अच्छे से खाने पीने और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद पार्टी खत्म हो गई। लड़के मुझे मसाज या ऐसी ही किसी चीज के लिए बाहर बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मेरे बगल में जांग यान और चिंग शुआनतुंग को देखा और अपना इरादा छोड़ दिया। मैंने काफी शराब पी ली थी। मेरी शराब सहने की क्षमता असल में काफी अच्छी है, लेकिन क्लासमेट बहुत उत्साहित थे और मेरा मूड भी अच्छा था, इसलिए मैंने अपनी आदत से कुछ ज्यादा ही पी ली थी। जब तक हम होटल से निकले, मेरा चेहरा पहले ही लाल हो चुका था। जांग यान और चिंग शुआनतुंग ने बाहर निकलते समय मुझे दोनों तरफ से सहारा दिया। बाकी लोग काफी जलते हुए लग रहे थे। मैंने सबकी तरफ हाथ हिलाया और उन्हें आगे जाने के लिए कहा। उन्होंने अलविदा कहा और चले गए। जांग यान ने पूछा कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। मैं काफी नशे में था और मैंने बस घर जाने को कहा। उसे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसलिए लूशिंग ने एक ड्राइवर बुलाने का सुझाव दिया। मैं मान गया और उनसे कहा कि पहले चिंग शुआनतुंग को छोड़ दे। उसने कहा कि यह ठीक है। ड्राइवर जल्दी आ गया। मुझे कार में नींद आ गई। जब मैंने बाद में अपनी आधी आंखें खोली तो मेरा नशा थोड़ा उतर चुका था। जांग यान मुड़ गई थी ताकि मेरा सिर उसकी गोद में टिक सके। मैंने सांस ली और उसकी खुशबू महसूस की। मैंने सीधे बैठने की कोशिश की। मेरा चेहरा गर्म महसूस हो रहा था। जांग यान ने ध्यान दिया और बिना कुछ कहे खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ गई। कार का माहौल थोड़ा अजीब हो गया था। मेरे पेट में अचानक कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए मैंने अपनी छाती ठोकी। जांग यान ने मेरी पीठ थपथपाई और पूछा कि क्या मुझे कोई परेशानी हो रही है। उसने कहा कि अगर मुझे बेहतर महसूस करने के लिए उल्टी करनी है तो मैं कर सकता हूं। मैंने उससे कहा कि मैं ठीक हूं। फिर मैं बड़बड़ाया कि मैं उल्टी नहीं कर सकता क्योंकि ये एक नई कार है। वो इस पर हंस पड़ी। उसने मुझे अपनी तरफ खींचा और इसके बजाय मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। मैंने सिर हिलाया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने उसके फोन के क्लिक की आवाज सुनी, जैसे उसने कोई तस्वीर खींची हो। जब हम आखिरकार पहुंचे तो ड्राइवर ने कहा कि हम पहुंच गए हैं और हमें अच्छी रेटिंग देने की याद दिलाई। जांग यान ने मुझे अपने कंधे पर आराम करते देखा और मुझे तुरंत नहीं जगाया। वो बस वहीं बैठी रही, मुझे गले से लगाए रखा और कुछ देर के लिए समय को बीतने दिया। हम पर एक रोशनी की किरण पड़ी। किसी ने मेरा नाम पुकारा। जांग यान ने अपनी आंखें खोली और मेरी मां को एक फ्लैशलाइट के साथ वहां खड़े देखा। वो घबरा गई और बोली, आंटी। मेरी मां ने बाहर आवाज सुनी थी और देखने आई थी। उन्होंने मुझे जांग यान के कंधे पर सिर रखकर सोते हुए देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने पूछा कि क्या जांग यान वही लड़की है जो उस दिन पहले मेरी कार में थी। जांग यान ने कहा कि वह मेरी दोस्त है और अपना परिचय दिया। मेरी मां ने पूछा कि क्या हुआ था। जांग यान ने समझाया कि मैं क्लास रियूनियन में गया था और नशे में था,
इसलिए वो मुझे वापस ले आई। मेरी माँ ने मुझे थपथपाया और बहुत ज्यादा शराब पीने के लिए डांटा, लेकिन वो पूरे समय मुस्कुरा रही थी। उन्होंने मेरी देखभाल करने के लिए जांग यान को धन्यवाद दिया और कहा, मैं आमतौर पर इतनी शराब नहीं पीता। फिर वे मेरे पिता को बुलाने अंदर चली गई। मेरे पिता बाहर आए। मैंने उन्हें जो दवा दी थी उसकी वजह से वे पहले की तुलना में बहुत ज्यादा स्वस्थ दिख रहे थे। जब उन्होंने जांग यान को देखा तो वे मुस्कुराए और मुझे घर के अंदर ले जाने में मदद की। मेरी माँ ने जांग यान का हाथ पकड़ा और लिविंग रूम में उससे बात करने लगी। उन्होंने पूछा कि क्या हम क्लासमेट हैं। जांग यान ने कहा कि हम दोस्त हैं। मेरी माँ ने उसकी उम्र, उसका नाम पूछा और उससे लगभग 1 घंटे तक बातचीत की। वे लगातार उसे शियावान कहकर बुला रही थी और उसके साथ बहुत खुश दिख रही थी। बाद में मेरी माँ ने ध्यान दिया कि रात का 1 बज चुका है। उन्होंने कहा कि एक लड़की के लिए अकेले घर जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है और जांग यान को रात वहीं रुकने के लिए कहा। जांग यान को लगा कि ये शायद सही न हो, लेकिन मेरी माँ ने जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई खाली कमरा नहीं है क्योंकि दूसरा वाला सिर्फ स्टोर रूम है, इसलिए जांग यान मेरे लकड़ी के बंक बेड के ऊपर वाले हिस्से पर सो सकती थी और मैं नीचे वाले पर। मेरी माँ ने एक तौलिए के साथ जांग यान को मेरे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं उस समय तक बिस्तर पर बेसुध पड़ा था, अभी भी अपने कपड़े पहने हुए था। मैं अगली सुबह उठा तो पिछली रात की सारी शराब पीने की वजह से मेरा सिर भारी हो रहा था। जब मैंने कंबल हटाया तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे ठीक ऊपर एक लड़की लेटी हुई थी। वह जांग यान थी। वो अभी भी सो रही थी और आराम से दिख रही थी। मैं सुन्न रह गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरा चेहरा गर्म महसूस होने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। एक लड़के के लिए यह सुबह की सामान्य बात थी, लेकिन उसके ठीक वहां होने से यह गलत लग रहा था। अगर मैं हिला तो वह जाग जाएगी और चीजें अजीब हो जाएंगी। वो तो एक तरह से सामाजिक आत्महत्या हो जाती। इसलिए मैं बस शांत रहा और धीरे से रजाई को हमारे ऊपर वापस खींच लिया, इस उम्मीद में कि शायद समय बीत जाए। फिर जांग यान थोड़ी सी हिली। मैंने अपनी सांस रोक ली और बिल्कुल नहीं हिला। ठीक उसी पल दरवाजा खुला और मेरी मां अंदर आई। शियाओयांग, शियाओ यान, देर हो गई है, आकर खा लो। उन्होंने हमें देखा। हमारी आंखें मिली। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, जांग यान अपनी नींद में बड़बड़ाई, शियाओ यांग, हिलो मत। मेरी मां की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने मुझे थम्सअप दिया, चुपचाप पीछे हटकर बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बस वहां लेटा हुआ ये सोच रहा था, अभी ये क्या बकवास हुई। पिछली रात पार्टी खत्म होने के बाद मैं पूरी तरह से होश खो बैठा था। मुझे उसके बाद का कुछ भी याद नहीं था। मेरी जेब में रखा फोन बजने लगा। जांग यान भी जाग गई और हमारी आंखें मिली। मैंने उससे धीरे से कहा, तुम मेरी बाह पर दबाव डाल रही हो। वो थोड़ा पीछे हटी ताकि मैं अपनी बाह आजाद कर सकूं। मैंने बिना सोचे समझे फोन उठाया। ये लूशिंग था। उसकी आवाज में घबराहट थी। ओल्ड शियाओ, कुछ हुआ है। ली कोंग एक इमारत से कूद गया है। मैं तेजी से उठ बैठा। क्या? मेरा सिर जांग यान से टकरा गया। वो पीछे हटी और मुझे छोड़ दिया। लूशिंग ने समझाया कि कल चिंग शुआनतोंग से ली कोंग का इजहार फेल हो गया था। उसने पूरी पार्टी का खर्चा उठाने के लिए बड़े कैंपस लोन लिए थे, उन्हें चुका नहीं पाया और आज सुबह छलांग लगा दी। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं आई। वो कोई ऊंची मंजिल नहीं थी। मुझे राहत महसूस हुई। हम 3 साल से क्लासमेट थे। जान तो आखिर जान है। लेकिन फिर लूशिंग ने कहा कि ली कोंग के माता पिता और रिश्तेदार बहुत बड़ा तमाशा कर रहे हैं। कुछ लोग रेस्टोरेंट में चिंग शुआनतोंग के परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे थे। कुछ और लोग होटल में ऊंची कीमतों की शिकायत कर रहे थे, ये कहते हुए कि इसी वजह से ली कोंग को पैसे उधार लेने पड़े। मैंने उससे कहा कि मैं रेस्टोरेंट वाली बात संभालूंगा। जांग यान ने सब कुछ सुना और तुरंत मेरे ऊपर से हट गई। हम दोनों जल्दी से उठे। मेरी मां ने हमें बाहर आते देखा और समझदारी भरी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें भूख लगी होगी, पहले खा लो। मैंने अपना सिर हिलाया। माम, एक इमरजेंसी है, मैं अभी जा रहा हूं। उन्होंने मुझे जल्दी जाने को कहा। मैंने अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे, कपड़े भी नहीं बदले और निकल गया। जांग यान मेरे पीछे पीछे आई। तुम क्यों आ रही हो? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं बस गाड़ी चलाकर रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ा। हमने कार में बात नहीं की। हम दोनों ने उस सुबह जो हुआ उसका जिक्र करने से परहेज किया। कम से कम हमारे कपड़े सामान्य थे, इसलिए असल में कुछ भी नहीं हुआ था। जब हम वहां पहुंचे
तो ली कोंग की मां रेस्टोरेंट के बाहर एक मेगाफोन पकड़े खड़ी थी। ये चिल्ला रही थी कि चिंग शुआनतोंग को उनके बेटे की जान वापस करनी चाहिए, कि उसने उसे ठुकरा कर उसे अपमानित किया है, और मांग कर रही थी कि वो बाहर आए। एक भीड़ जमा हो गई थी। पड़ोसी गपशप कर रहे थे, कह रहे थे शुआनतोंग ने पक्का कुछ बहुत कठोर बात कही होगी। ली कोंग के रिश्तेदारों ने बॉस चिंग को दरवाजे पर घेर लिया था। वहां मौजूद हमारे क्लासमेट बस वहां खड़े तमाशा देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। जब मैं और जांग यान कार से बाहर निकले तो लोगों ने ध्यान दिया और हमारे लिए रास्ता बना दिया। मैंने अपने क्लासमेट्स की तरफ सिर हिलाया। कल जो हुआ उसके बाद वे मुझे उस इंसान के रूप में देख रहे थे जो चीजों को संभाल सकता था। एक लड़की क्लासमेट मेरे पास आई और बोली, मुझे नहीं पता कि ली कोंग का परिवार क्या सोच रहा है, जो इस तरह मुसीबत खड़ी कर रहा है। हिया, क्या तुम कुछ सोच सकते हो? मैंने उससे कहा, पहले ये देखते हैं कि अंकल चिंग इसे कैसे संभालते हैं। बॉस चिंग घबराए हुए लग रहे थे। उन्होंने उन पर चिल्लाकर कहा, हद पार मत करो। तुम्हारे बेटे के कूदने का मेरी बेटी से क्या लेना देना है? तमाशा करना बंद करो। फिर रेस्टोरेंट का दरवाजा खुला। चिंग शुआनतोंग रोते हुए बाहर आई। वो सच में बहुत परेशान दिख रही थी। बॉस चिंग ने उसे वापस अंदर जाने के लिए कहा, लेकिन वह आगे बढ़ी और ली कोंग की मां से बोली, आंटी ली कोंग के साथ जो हुआ उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ली कोंग की मां गुस्सा हो गई और उसकी तरफ झपटने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अगर चिंग शुआनतोंग ने उसे नहीं ठुकराया होता तो वो नहीं कूदता। बॉस चिंग ने उन्हें रोका और पूछा कि आखिर वे चाहते क्या है। ली कोंग की मां ने कहा कि चिंग शुआनतोंग को मीडिया और सभी के सामने सार्वजनिक रूप से उनके बेटे से माफी मांगनी होगी। उन्होंने रिकॉर्ड करने के लिए अपना फोन भी निकाल लिया। बॉस चिंग ने मना कर दिया। उन्होंने ना कह दिया। माहौल गर्मा गया। ली कोंग की मां ने उन्हें धक्का देकर चिंग शुआनतोंग को पकड़ने की कोशिश की। मैं सामने आया और उसे बचा लिया। ली कोंग की मां ने मुझे गालियां दी और पूछा कि मैं कौन हूं। मैंने उनसे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूं। इसका चिंग शुआनतोंग या हमारी क्लास से कोई लेना देना नहीं था, और अगर वे मुसीबत खड़ी करते रहे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो हंसी और बोली, बुला लो। पुलिस को उस छोटी चुड़ैल को बंद करने दो। मैंने उन्हें थप्पड़ मारा और कहा, हर दूसरी बात पर उसे छोटी चुड़ैल कह रही हो। आंटी, अगर आप ऐसे ही बात करना चाहती हैं तो हमारे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। वो हैरान रह गई। फिर उन्होंने अपने रिश्तेदारों को मुझे पीटने के लिए चिल्लाया। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैंने ली कोंग की मां की तरफ देखा और पूछा कि क्या वे सच में नहीं जानती कि ली कोंग क्यों कूदा। मैंने उन्हें बताया कि यह ठुकराए जाने की वजह से नहीं था, ये लोन माफियाओं की वजह से था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग समझ गए कि वे कैंपस लोन कितने खतरनाक होते हैं। ली कोंग की मां ने फिर से चिंग शुआनतोंग के बारे में कुछ बुरा कहने की कोशिश की। मैंने उन्हें घूर कर देखा और वे रुक गई। मैंने उनकी बातों का तर्क गिनाया। अगर उनके बेटे ने इजहार करने के लिए पैसे उधार लिए तो दूसरों को दोष क्यों देना? अगर वह कूदा है तो इमारत को दोष दें। अगर वह फुटपाथ से टकराया है तो सड़क को दोष दें। वे खुद को इस बात के लिए दोष क्यों नहीं देती कि उन्होंने उसकी अच्छी परवरिश नहीं की या उसे पर्याप्त पॉकेट मनी नहीं दी? वे बस बेतुकी बातें कर रही थी। उन्हें गुस्सा आ गया और वे चिल्लाई, इसका मुझसे क्या लेना देना है? मैंने चिंग शुआनतोंग को अपने करीब खींचा और कहा, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। जाहिर है इसका मुझसे लेना देना है। ली कोंग की मां और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा, पक्का मैं ही वो वजह हूं कि चिंग शुआनतोंग ने कल उनके बेटे को ठुकरा दिया। मैंने उनसे कहा, मैं वहां था, लेकिन आपके बेटे ने मेरे ठीक सामने मेरी गर्लफ्रेंड से इजहार किया था। ये किस तरह का बर्ताव है? वे बार बार चिंग शुआनतोंग को पकड़ने की कोशिश करती रही। मैंने उन्हें इस बार और जोर से एक और थप्पड़ मारा। वे लगभग गिर ही गई थी। वे रोने लगी और जमीन पर लोटने लगी। लोगों से पुलिस को बुलाने के लिए चिल्लाने लगी और कहने लगी कि हमने उनके बेटे को नुकसान पहुंचाया और अब मैंने उन्हें मारा है। मैंने उनसे कहा कि फिर पुलिस को बुला लो ताकि हम अपना समय बर्बाद न करें। उनके रिश्तेदार हमारी तरफ दौड़े। कुछ तगड़े लोग आगे आए। एक ने मेरे शरीर पर मुक्का मारा। इससे दर्द हुआ और चिंग शुआनतोंग चीख पड़ी और मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे वापस इमारत के अंदर धकेल दिया। मेरे क्लासमेट्स ने देखा कि क्या हो रहा था और वे मुझे घेरने और बचाने के लिए दौड़ पड़े। दोनों पक्ष एक दूसरे का सामना करते हुए वहीं खड़े रहे। मैंने अपनी बाह सहलाई और कहा, यह कानून द्वारा चलने वाला समाज है। मैं बिना बात का झगड़ा नहीं चाहता,
ली कोंग की मां ने कहा कि हम उन्हें सिर्फ इसलिए परेशान कर रहे थे क्योंकि हम छात्र हैं। मैंने अपना सिर हिलाया और उन्हें बताया कि शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन्हें उन लोन माफियाओं के पीछे जाना चाहिए जिन्होंने ली कोंग को कूदने पर मजबूर किया, हमारे पीछे नहीं। ली कोंग की मां अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोन माफियाओं को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वह कंपनी गायब हो गई थी। ली कोंग अस्पताल में था और अगर वे सर्जरी का खर्च नहीं उठा पाए तो शायद वह कभी चल नहीं पाएगा। उन्होंने उसकी सही परवरिश न करने के लिए खुद को दोषी ठहराया। ठीक तभी हमने पुलिस के सायरन की आवाज सुनी। पुलिस की कार के आने पर मैंने सिर हिलाया। सादे कपड़ों में एक अधिकारी भीड़ में आया और सभी को शांत होने के लिए कहा। उसने कहा कि हम सभी समझदार हैं और लड़ने के बजाय बात करके मामले को सुलझाना चाहिए। मुझे राहत महसूस हुई। ली परिवार के सदस्य पीछे हट गए। अधिकारी ने पूछा कि क्या हो रहा है। मैंने शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात समझा दी। ली कोंग की मां ने भी अपनी तरफ से कुछ बातें जोड़ी। अधिकारी ने ली कोंग की मां की तरफ देखा और कहा कि वे सच में हमें दोष नहीं दे सकती। तमाशा करने से कोई मदद नहीं मिलेगी और इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आखिरकार बात उनके बेटे की परवरिश पर ही आती थी। ली कोंग की मां ने अपना सिर झुका लिया और आह भरी। वे दिल ही दिल में जानती थी कि ये हमारी गलती नहीं थी, लेकिन वे हताश थी क्योंकि ली कोंग को सर्जरी की जरूरत थी, वरना वो शायद कभी चल नहीं पाता। कुछ देर बाद मैंने कहा कि असली समस्या लोन वाली कंपनियां हैं और पुलिस को इसे संभालना चाहिए। अधिकारी सहमत हुआ और ली कोंग की मां से बाद में बयान देने के लिए स्टेशन आने को कहा। वे फिर से रोने लगी और बोली कि वे पहले ही इसकी रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन वे इंतजार नहीं कर सकते। फिर उन्होंने हमें बताया कि सर्जरी में 300,000 का खर्च आएगा। मैंने इसके बारे में सोचा और कहा, मैं पहले आपको 1,00,000 उधार दे सकता हूं, लेकिन मेरी शर्तें हैं। आप यहां और होटल में परेशानी खड़ी करना बंद कर देंगी और आपने मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जैसा बर्ताव किया उसके लिए आपको उससे माफी मांगनी होगी। ली कोंग की मां तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और मुझसे भीख मांगने लगी। उन्होंने तो अपना माथा तब तक जमीन पर रगड़ा जब तक कि उसमें से खून नहीं निकलने लगा। उन्होंने कहा कि उन्हें पता था कि मेरे पास पैसे हैं और उन्होंने मुझसे मदद मांगी। मैंने उनसे कहा कि मैं 1,00,000 उधार दूंगा, लेकिन उन्हें पहले चिंग शुआनतोंग से ठीक से माफी मांगनी होगी। कोई और परेशानी नहीं खड़ी करनी होगी और उन्हें कर्ज की एक रसीद लिख कर देनी होगी। चिंग शुआनतोंग ने मेरी आस्तीन खींची और फुसफुसाकर बोली कि 1,00,000 बहुत बड़ी रकम है और शायद मुझे ये वापस न मिले। मैंने उससे कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन ली कोंग अभी भी हमारा क्लासमेट है। मैंने ये भी समझाया कि बहुत से लड़कों ने चिंग शुआनतोंग से इजहार किया था और उन्हें ठुकरा दिया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी छलांग नहीं लगाई। क्लास के कई अन्य लड़कों ने भी यही बात कहते हुए मेरा साथ दिया। ली कोंग की मां ने आखिरकार अपना सिर झुकाया और चिंग शुआनतोंग से माफी मांगी। उन्होंने बॉस चिंग से भी माफी मांगी। उसके बाद उन्होंने कर्ज की रसीद लिखी। मैंने तुरंत उन्हें 1,00,000 ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को होटल से निकलने के लिए कहा, मुझे धन्यवाद दिया और बाकी पैसों का इंतजाम करने के लिए जल्दी से वहां से चली गई। पड़ोसी भी अपने घर चले गए। बॉस चिंग ने हम सभी को रेस्टोरेंट के अंदर खाने के लिए बुलाया। चिंग शुआनतोंग ने पूरे समय मेरी बाह को कसकर पकड़े रखा और कहा, शियाओयांग, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे बिना मैं क्या करती। मैंने बॉस चिंग से कहा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वे पैसों के बारे में चिंता ना करें। उन्होंने मुझे पूरे 300,000 वापस करने की पेशकश की, लेकिन मैंने मना कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि उनकी पत्नी अभी भी अस्पताल में थी। बॉस चिंग खाना बनाने के लिए किचन में चले गए। चिंग शुआनतोंग मेरी बाह को पकड़े रही और मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। जांग यान अपनी बाहें मोड़े वहां खड़ी थी और उससे बोली, क्या तुमने उसे काफी देर गले नहीं लगा लिया? अब उसे छोड़ने का समय आ गया है। चिंग शुआनतोंग ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने मेरी तरफ देखा और फुसफुसाकर बोली, शियाओयांग, ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ? चलो नाटक करना बंद करते हैं। ठीक तभी मैंने अपने दिमाग में एक डिंग की आवाज सुनी। एक सिस्टम मैसेज सामने आया। टास्क, चिंग शुआनतोंग का इजहार। विकल्प 1, स्वीकार करो, इनाम 1,000,000 युआन। विकल्प 2, ठुकरा दो, इनाम 5,000,000 युआन। मैंने सिस्टम की डिंग की आवाज सुनी और नया टास्क देखा। चिंग शुआनतोंग का इजहार, स्वीकार करने पर 1,000,000, ठुकराने पर 5,000,000। मेरा चेहरा एक पल के लिए उदास हो गया। मुझे लगा था कि स्कूल की इस खूबसूरती की कीमत इससे ज्यादा होगी, लेकिन चाहे कुछ भी हो संख्याएं वही रही। इससे पहले कि मैं कुछ तय कर पाता,
जांग यान हमारे बीच आ गई। बिल्कुल नहीं, शियाओयांग तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, वो मेरा है। चिंग शुआनतोंग ने उसे दफा होने को कहा और बोली कि वे कल ही मिले थे, इसलिए यहां पहले आओ पहले पाओ वाला नियम लागू नहीं होता। जांग यान ने कहा कि वैसे भी इस स्थिति में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, और ये कि वो पहले ही मेरे साथ सो चुकी है। वे बहस करने लगी। उनकी आवाजें धीमी थी, लेकिन लोगों ने ध्यान दिया। बाकी सभी लोग समझदारी दिखाते हुए दूसरी मेजों पर चले गए। चिंग शुआनतोंग ने यह बात छेड़ी कि मैंने कुछ देर पहले सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड कहा था। जांग यान को गुस्सा आ गया। मैंने आह भरी और चिंग शुआनतोंग से कहा कि मैंने वो सब सिर्फ उस समय की स्थिति की वजह से कहा था। उसने कल मुझसे नाटक करने के लिए कहा था, और वह सभी क्लासमेट्स के होने के कारण मुझे उस नाटक को जारी रखना पड़ा। जांग यान ये सुनकर खुश दिखी और उसने मेरी बाह में अपनी बाह डाल दी। चिंग शुआनतोंग भी पीछे नहीं हटी। उसने मेरी दूसरी बाह पकड़ ली और जांग यान को पीछा करने वाली लड़की कहा। जांग यान को गुस्सा आ गया और उसने उसे बेशर्म कह दिया। वे एक दूसरे का अपमान करते हुए लगातार बहस करती रहीं। जांग यान ने मेरी तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहा कि वो कल रात मेरे साथ सोई थी। चिंग शुआनतोंग हैरान दिखी और उसने सीधे मुझसे पूछा कि क्या ये सच है। मैंने उन दोनों से कहा कि हमने कुछ भी नहीं किया है, मैं नशे में था और मुझे कुछ भी याद नहीं था। चिंग शुआनतोंग तुरंत समझ गई और उसने जांग यान पर मेरे नशे में होने का फायदा उठाने का आरोप लगाया। जांग यान ने अपना सीना तान लिया और कहा, भले ही मैं बेहोश था, फिर भी हम एक साथ सोए थे। वे फिर से बहस करने लगी। चिंग शुआनतोंग ने कहा, जब एक लड़का बेहोश होता है तो कुछ नहीं हो सकता। जांग यान फिर भी जिद करती रही। उन्हें ऐसे लड़ते देख मैं बेबस महसूस कर रहा था। कम से कम मेरे खाते में अभी अभी 5 मिलियन आ गए थे। वह देखकर अच्छा लगा। इस बीच कहीं और एक ऑफिस की इमारत में जांग यान के पिता को रिपोर्ट मिली कि होटल में चल रही मुसीबत खत्म हो गई है। उनके सेक्रेटरी ने उन्हें बताया कि यह बात उनकी बेटी से जुड़ी हुई लग रही थी। उन्होंने उन्हें कल रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उन्होंने मेरे साथ वाला दृश्य देखा और गुस्सा हो गए। उन्होंने पूछा कि मैं कौन हूं और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता लगाने का आदेश दिया।